देखो यार, जो तुम्हारे डाउट है वो खुल के पूछना आप लोग, तो ज़्यादा सही रहेगा और चीज़ें पता लगती रहेंगी। और थोड़ा सा जो क्लास थी इलेक्ट्रिकल की थोड़ी हैवी हो गई होगी, इसीलिए सर ने शायद मेरे को बोला, तो फिर मेरे को लगा कि नहीं यार, अगर ऐसा सर ने ही बोल दिया तो बच्चे तो अब कुछ भी बोले तो कोई मैटर नहीं। सर ने ऐसा क्या पढ़ाया था कि हैवी हो गया, उनको ऐसा लग रहा था हैवी हो गया, सर किरचॉफ लॉ कराया था, किरचॉफ लॉ। तो हैवी हो गया था ज़्यादा? नहीं सर, बिल्कुल आसान था सर, पता नहीं सर बच्चों को नहीं, कैसे लगा। आसान था सर। सर हमने तो 12th की हुई है। अच्छा 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 केसीएल केवीएल वगैरह सर कराया था। अच्छा 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 अच्छा। ठीक है। सर पीडीएफ से डाउट थे। हाँ हाँ, पूछो पूछो पूछो, पहले क्या डाउट है वो अपना पूछ लो। आज वैसे बैटरी नंबर। वैसे वैसे आज का सेशन जो है वो हमारा, मैंने आपको आईक्यू सर के फिर लीड के कॉलेज बारे रह जाएंगे सर, अगर डाउट पूछने लगेंगे ना सर, इसलिए डाउट नहीं पूछ रहे, फिर कॉलेज रह जाएंगे। कौन सा बच्चा, उस बच्चे का डाउट कॉलेज से रिलेटेड नहीं है क्या? मेरे को आवाज क्लियर नहीं आ रही, मेरे को आवाज क्लियर नहीं आ रही, दोबारा बोलना पड़ेगा आपको। अरे मेरे को आवाज क्लियर नहीं आ रही भाई, या चैट चैट में लिख दो, चैट में लिख सर दो। पीडीएफ से है, पीडीएफ जो आपने दे दी थी सर, डिजिटल की। हाँ पूछ ले, उसमें पूछ ले, क्या दिक्कत है, पूछ ले, 1 मिनट कोई बात नहीं, 1 मिनट बाद में शुरू कर देंगे, तू पहले सर डाउट पूछ। असाइनमेंट से प्रॉब्लम है बच्चों को। असाइनमेंट में तो सर मिस्टेक कुछ, आर्बिट्री नंबर से सर पूछना था। असाइनमेंट में तो कुछ जो टाइपिंग मिस्टेक है वो है, उसमें कोई क्या दिक्कत है? कहीं बेस सर 10 की चैट जगह 2 लिख रखा है। चैट स्क्रॉल कर लीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। नो, नेक्स्ट कवर कीजिए। हाँ नेक्स्ट कवर कर रहा हूँ। जे लीट में एडमिशन के लिए रैंक कितना चाहिए करण? टॉप 10 में क्या सर? अर्बिट्रेरी नंबर सिस्टम, अर्बिट्रेरी नंबर सिस्टम तुम्हारे कोर्स में नहीं है उत्तम कुमार। अर्बिट्रेरी नंबर सिस्टम तुम लोगों को नहीं पढ़ना उत्तम कुमार, लीट के लिए पढ़ना होता है, लेकिन गेट वगैरह में, ईएस वगैरह में, जूनियर इंजीनियर में आता है, लेकिन लीट में इम्पॉसिबल है। ये लिख के ले ले और आ जाए तो भाई को पकड़ लियो, भाई पक्का कह रहा हूँ, पकड़ के करेगा क्या? वैसे बाकी कोई दिक्कत नहीं, पकड़ लियो मेरे को। ऋतिक त्याल, टॉप 10 कॉलेज ऑल लीट के, टॉप 10 कॉलेज ऑल लीट के ऋतिक त्याल का क्वेश्चन है, टॉप 10 कॉलेज पूछ रहा है वो। हाँ सर भाई, ब्रांच वाइज टॉप 10 कॉलेज ऑल लीड के ऑल ओवर इंडिया में ब्रांच वाइज करवा दिएगा सर, ये सबसे इसका निचोड़ पूरे रहेगा सर, पूरे कॉलेज रिव्यू का, कॉलेज सिलेक्शन का सर निचोड़ रहेगा सर, ऑल ब्रांच वाइज सर, टॉप 10 कॉलेज ऑल ओवर इंडिया। ओके 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 ओके। ब्रांच, लेकिन मैं इतनी ब्रांच कैसे कवर कर पाऊंगा बेटे यार, तूने बोल तो दिया इतनी सारी ब्रांच हैं। सर बस कॉलेज बता दो कि ये टॉप। कॉलेज बता दो सर बस। सर ब्रांच वाइज कॉलेज नहीं हुआ सर तो कॉलेज का फायदा ही नहीं है, क्योंकि सर चलो भाई, किसी मैं 11 साल से, एक पहले तो राहुल साहू ने ये पूछा था कि सर आपका बैकग्राउंड, जो आपका बैकग्राउंड है वो आपका डिप्लोमा का नहीं है, तो आप डिप्लोमा में आ कैसे गए, आपने कैसे डिप्लोमा वाले बच्चों के साथ आप जुड़ गए? वो मैं उसकी बात को भी पहले एक बार, उसकी बात से काफ़ी सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद क्या होगा, टॉप 10 कॉलेजेस मैं बताता हूँ। उसके बाद ये कह रहा है यूकेसी की रैंक और बेस्ट कॉलेजेस फॉर ईसी, बता दूंगा आदित्य अग्रवाल, है ना। उसके बाद क्वेश्चन अभी क्या करते हैं, पहले एक चीज़ ले लेते हैं, उठा लेते हैं। अभी अगर कोई बच्चा मेरे से असाइनमेंट और उसके लिए डाउट पूछ रहा था, उसको अभी मैं छोड़ दे रहा हूँ कि असाइनमेंट और हमारे नोट से रिलेटेड जिस बच्चे को डाउट था उसको मैं अभी छोड़ रहा हूँ, ठीक है। उसके हाँ हाँ हाँ, हिमाचल प्रदेश लीड के बारे में भी बता देना आउटसाइड के लिए, बिल्कुल बिल्कुल बता दूंगा भाई, बिल्कुल बता दूंगा। देखो यार, मैं एक बच्चे, पहले तो एक राज साहू का जवाब दे रहा हूँ कि मैंने 10th करी, 10th के बाद मैंने +2 की, +2 के बाद मेरे को YMC मिल गया, +2 के बाद मेरे को क्या मिल गया, YMC कॉलेज मिल गया। और मैं बहुत छोटे से जगह, एक मैं हरियाणा से हूँ बेसिकली, हरियाणा में एक जगह है कुरुक्षेत्रा से हूँ मैं बेसिकली, कुरुक्षेत्रा में भी एक छोटी सी तहसील है, मैं वहाँ से हूँ बेसिकली। मैंने जब वहाँ से +2 करी तो मैं कुरुक्षेत्र आता था +2 करने के लिए। मैं गीता निकेतन स्कूल में पढ़ा हूँ। गीता निकेतन जो बहुत ही माना हुआ स्कूल था, प्लस मतलब साइंस के लिए ना। और कुरुक्षेत्र में उस टाइम पे इससे बढ़िया स्कूल नहीं था कोई पूरे कुरुक्षेत्र में।
तो मैंने 10th में मैंने अच्छी परसेंटेज लेके आया था। 8वीं में भी मेरी फोटो जो है वो न्यूज़पेपर में थी, 10th में भी थी, और उसके बाद मेरे को बड़े आराम से गीता मिल गया, और गीता में मैंने बढ़िया परसेंटेज लेके आया गीता में भी। और मैं साथ साथ आईआईटी तब मेरे बस की नहीं थी, तो मैंने एआई ट्रिपली की तैयारी करी। एआई ट्रिपली से मेरे को एनआईटी कुरुक्षेत्रा में मिल रहा था और एक मेरे को मिल रहा था वाईएमसीए। तो मेरे को एनआईटी कुरुक्षेत्रा में ब्रांच अच्छी नहीं मिल रही थी, तो एआई ट्रिपली रैंक से ही मैंने ऑप्ट कर लिया वाईएमसीए। लेकिन मेरे से कुछ मिस्टेक होगी, मिस्टेक की वजह से जो मेरी वो सेकंड काउंसलिंग थी उसमें मुझे एक घटिया सा कॉलेज मिल गया जो कि सिरसा में है, जो कि तब ओपन ही हुआ था। उसका नाम था पन्नीवाला मोटा, जो कि मैं तुम्हें बता रहा था उस दिन, हरियाणा का पन्नीवाला मोटा में मेरे को फर्स्ट ईयर में एडमिशन मिल गया। मैं वहां जाके पागल हो गया। मैं वहां जब गया और मैंने सोचा कि मैं सोचा करता था एनआईटी और वाईएमसी को, और तब मेरे फैमिली ने कहा यार, मेरे फादर जो हमारा फैमिली है, मेरे फादर के हम 4 बच्चे थे, 2 लड़कियां और 2 लड़के। मैं सबसे छोटे वाला था जिसके साथ थोड़ा सा ये इशू था, और बाकी जो 3 है वो सब फिट है एकदम। लोग कहते थे, मेरी दादी कहती थी स्पीकर बंद कर लो भाई, जिसका भी ये स्पीकर चल रहा है, जिसका भी ये माइक चल रहा है ना, ऑफ कर लो, पहले देख लो किसका माइक चल रहा है यार, इतनी देर नहीं लगनी चाहिए। सर राज साहब का ऑन है। रासो माइक ऑफ कर भाई। तो जब अब ये भैया, मेरी सिस्टर भी पढ़ रही है कुछ ना कुछ, मेरी छोटी सिस्टर भी पढ़ रही है, मतलब ये उस टाइम पे कुछ एमएससी कर रहे थे। मेरी बड़ी वाली सिस्टर भी पढ़ रही थी इंग्लिश से कुछ एमए के बाद, मास्टर्स के बाद इंग्लिश का कोई कोर्स होता है। मेरा भाई उस टाइम पे एमबीए में एडमिशन लिया था। तो फीस जो है, मेरे फादर सिर्फ अर्निंग हैंड में थे, फीस जो है वो सारे भर रहे थे। और उसके बाद मेरा एडमिशन हो रहा था, और वाईएमसी की फीस उस टाइम पे हुआ करती थी 30 से 40 हजार रुपए। तो मेरे को फर्स्ट काउंसलिंग में मिल गया, और सारे लोग बहुत खुश थे कि हरियाणा का टॉप का कॉलेज है जी, और आपके लड़के को वाईएमसी मिल गया, और ऊपर से आपके लड़के को मैकेनिकल ब्रांच मिल गई है। मैकेनिकल नहीं मिली थी मेरे को उस टाइम पे, ईआईसी मिली थी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड ऐसे ही कुछ था, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, हाँ ये ब्रांच मिली। और लेकिन मैंने काउंसलिंग में कुछ मिस्टेक कर दी, और मेरे को सेकंड काउंसलिंग में मैंने पता नहीं क्या कर दिया था कि मेरे को कोई बताने वाला ज्यादा था भी नहीं, और मैंने सेकंड काउंसलिंग में मेरे को मिल गया सिरसा। और मैं वहां जाके, सर अपना लैपटॉप का चार्जर कनेक्ट कर लीजिए। हाँ यार ये कर लूंगा, अभी 2 मिनट रुक जा, कर लूंगा। जब ये अभी येलो भी आएगा, ग्रीन से येलो भी आएगा, कोई नहीं, ठीक है। तो उस टाइम पे लगा कि यार अब क्या करूं, अब भैया वहां पे मैं फंस गया। और मेरे को मेरी फैमिली ने भी समझाया कि यार ये 4 बच्चे पढ़ रहे हैं, और वहां पे नेग्लिजिबल सी फीस है, कुछ ऐसे थी 4,000 रुपए के अराउंड फीस है पूरे साल की, फ्री के अकॉर्डिंग मैं वहां पे बीटेक कर लूंगा। और बीटेक ही तो करनी है, वाईएमसी से करो या कहीं से करो। तब मुझे तब नहीं पता था, मैंने +2 करी थी। मैंने कहा था ठीक है यार, फैमिली को अगर अभी फाइनेंशियल भी इशू चल रहा है। पर जब मैं वहां गया, वहां के हॉस्टल में रहा, तब मुझे पता लगा यार ना भाई, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ये तो घोर जंगल है, और यहाँ पे तो मैं कुछ भी नहीं सीख पाऊंगा। मैंने अपने फैमिली वालों को दोबारा बोला, उन्होंने कहा कि ठीक है तो तैयारी कर ले दोबारा। मैंने दोबारा से फिर एआई ट्रिपल दिया, फिर दोबारा से मुझे वाईएमसीए में, अब मुझे वाईएमसीए में मैकेनिकल ब्रांच मिल गई, मैकेनिकल ब्रांच मिल गई। अब मैं यार तब इतना छोटा था ना, तब जो जैसा कहता था ना मैं वैसा मान लेता था। तब तक मुझे कुछ नहीं पता था यार, ये मैं 2000 की बात कर रहा हूँ, सन 2000 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने 1 साल, हालांकि वहां पे मैंने पन्नीवाला मोटा में भी फर्स्ट सेमेस्टर दिया, वहां पे मेरे 70% नंबर थे। सेकंड भी मैंने दिया, वहां पे मेरे 70 से ऊपर थे, 70 से 80 के बीच में होंगे, मेरे को पता नहीं एग्जैक्ट, मैंने तो कभी मार्कशीट भी नहीं लेने गया। मतलब मेरा फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर वहां हुआ फर्स्ट ईयर में, और दोबारा से मैंने फिर दोबारा एआई ट्रिपल दिया, और फिर दोबारा से फर्स्ट ईयर में मेरे को मैकेनिकल, यानी 1 साल मेरा यहाँ पे खराब हो गया सिर्फ काउंसलिंग में मिस्टेक करने से। तो ये बात मैं तुम सारे प्यारे बच्चों को इसलिए बता रहा हूं कि काउंसलिंग जो करनी है वो पूरी ढंग से और पूरा पूछ पाछ के पढ़ के करनी है। आपके पास तो मैं हूं, मेरे पास तब मेरे जैसा कोई था नहीं यार, तो इसलिए मुझे दिक्कत हो गई थी। जब मैं वाईएमसी में गया फर्स्ट ईयर मैकेनिकल में, तो मैंने वहां पे बढ़िया नंबर लेके आया, अपनी क्लास में मैंने टॉप कर दिया। जब मैंने अपनी क्लास में टॉप कर दिया, और जब मैं अभी सेकंड में आया, तो कुछ लोगों ने मुझे डराना शुरू कर दिया कि भैया तेरे हाथों में दिक्कत है, तेरे दोनों हाथों में दिक्कत है, तो तेरे को
मैकेनिकल फील्ड में आगे आगे दिक्कत आएगी और तेरे को कोई कंपनी वाले ऑप्ट करने में थोड़ी सी संकोच करेंगे। मैंने कहा घंटा संकोच करेंगे क्या, ऐसी क्या दिक्कत है, मैं सारा काम कर सकता हूँ, मेरे से कोई मशीन चलवा लो, मेरे से कुछ भी करवा लो। थोड़े बहुत लिमिटेशन होंगे मेरे, लेकिन वो ऐसे लिमिटेशन है यार, मेरे को लग रहा है वो आपके भी होंगे। मैं आपको कहूंगा कि आप अपने जब नहा रहे होते हो तो आप अपने साबुन, जो आपको साबुन लगाना है वो बैक साइड पे लगा लेते हो क्या, तो वो मैं नहीं कर पाऊंगा। और जैसे अगर मैं कैमरा ऑन करूंगा वो मैं नहीं कर सकता। और मैं क्या, जैसे मेरी जो ये बाजू है ये मैं पूरा अगर 180 से मोड़ना चाहूँ तो मैं नहीं मोड़ सकता। अदरवाइज जो बेसिक बेसिक काम है वो सारे तो कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है ठीक है, तो अब ये बात ठीक होगी भाई, ठीक है। तो मैंने कहा कि भाई मैं तो मैकेनिकल में ही रहूंगा, लेकिन फिर मुझे ना अंदर ही अंदर में ये बातें कहीं ना कहीं जब बच्चे बोलते थे तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में और सीनियर से जब मैं सुनता था कहीं ना कहीं मेरे कॉन्शियस माइंड में वो चीजें रहती गई। मैंने कहा अब क्या करूं, तो मुझे पता लगा कि मैंने इस सेमेस्टर में टॉप किया है फर्स्ट सेमेस्टर में, तो मैं स्लाइड कर सकता हूँ, इंटरनल स्लाइडिंग होगी अगर कंप्यूटर में ईसी ब्रांच में अगर सीट खाली, क्योंकि फर्स्ट ईयर सबका कॉमन होता है। फर्स्ट ईयर के जो सब्जेक्ट होते हैं ना किसी भी कॉलेज में, वो चाहे मैकेनिकल का बच्चा हो, चाहे इलेक्ट्रिकल का, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स का, किसी भी ब्रांच का बच्चा हो, उनके फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट क्या होते हैं बीटेक में, सबके सेम होते हैं। तो भाई मैंने कहा कि ये अच्छी बात है भाई, ठीक है। तो अगर फर्स्ट ईयर सेम है तो मैं ऐसा करता हूँ, मेरे को अंदर कॉन्शियस माइंड में डर तो बैठ ही गया था, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी ब्रांच चेंज कर लेता हूँ। और मैंने टॉप भी कर रखा था। आप इंटर मतलब अगर आपने अपनी ब्रांच में टॉप कर रखा है, आपकी परसेंटेज बढ़िया है, तो आपको आप वो नीचे ब्रांच वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं इंटरनल स्लाइडिंग में। तो उसमें सीटें खाली थी ईसीई ब्रांच में, इलेक्ट्रिकल ब्रांच में, ईआईसी ब्रांच में और आईटी ब्रांच में। तो इनमें से सबसे बेटर उस टाइम पे मेरे को, मैं पागल था जो भी था, मेरे को उस टाइम पे मैं मैकेनिकल में था, और मैकेनिकल में मेरे पास वहां पे वाईएमसीए में क्या था, मैकेनिकल की भी स्पेशलाइजेशन थी। तो उसमें पहली स्पेशलाइजेशन होती है आरएसी, और दूसरी थी एमटी मशीन टूल, और तीसरी थी वेल्डिंग। अभी स्पेशलाइजेशन खत्म कर दिया है वाईएमसीए ने, पहले ये स्पेशलाइजेशन होती थी और हर स्पेशलाइजेशन में 40-40 बच्चे होते थे। तो वो रैंक के हिसाब से मिलती थी, जिनकी बहुत अच्छी रैंक होती थी AIEEE में उनको ये मिल जाती थी, फिर उसके बाद ये, फिर ये मेरे पास ये थी, मेरे को मिली थी एमटी। पता नहीं मेरे को एमटी क्यों दी थी रैंक, तो मेरी इनमें कई बच्चे ऐसे थे जो जिनकी रैंक, लेकिन वो भैया कैटेगरी का कुछ जो भी होगा उस टाइम पे, ठीक है, मेरे को ये एमटी प्रोवाइड की गई थी। अब एमटी में मैं ठीक था, लेकिन एमटी में बस मेरे को बार बार यही दिखाया गया कि ये दिक्कत होगी। तो फिर मैंने क्या करा, टॉप करने के बाद मेरे को ये सबसे बेटर ऑप्शन दिखा, और मैंने सेकंड ईयर में अपनी ब्रांच स्लाइड कर ली और मैं चला गया ईसी ब्रांच में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। वहां पे जाके भाई मैं वो ऑब्वियसली आपने एक साल, आपके जो सारे मित्र हैं, सारे दोस्त हैं, वो मैकेनिकल के बन गए थे, और अब आप एकदम से ईसी में जा रहे हो, और ऊपर से आपको थोड़ा फिजिकली थोड़ी सी यार, बच्चे थोड़ा सा ना, जब तक बच्चों को पता नहीं लगता आपके अंदर कुछ है कि नहीं है, आप बोलते हो कि नहीं, वो ना थोड़ा सा उस नजर से देखने लग जाते हैं कि वो जैसे आपको थोड़ा सा वो दिखाएंगे सहानुभूति सी। मेरे को किसी की सहानुभूति चाहिए ही नहीं थी, मुझे कोई चक्कर, मैं नहीं चाहता था कि मुझे कोई ऐसे देखे। तो मैंने मन बना लिया था कि मैं इनकी क्लास में आया तो हूँ, मैं फर्स्ट सेशनल में ही ना इतना फाड़ दूंगा इनकी सबकी, चाहे कोई लड़का हो चाहे लड़कियां हो, कि मैं ही उसमें टॉप करूंगा। और यही रीजन था कि मैंने मैकेनिकल के फर्स्ट सेमेस्टर में टॉप करा, ताकि वो पूरी क्लास जो है वो मेरे को एक अलग ही नजरिए से देखने लगी थी। उसमें जनरल कैटेगरी के बंदे भी थे, उसमें सारी कैटेगरी के बंदे थे, है ना। तो उन्होंने जब वहां पे मेरे मार्क्स आए तो वो एक अलग नजरिया हो गया था। और फर्स्ट ईयर में मैं वहां पे टेक्निकल सोसाइटी में मैंने पार्टिसिपेट कर दिया, ड्रामेटिक सोसाइटी में चला गया। अब कई लोग ड्रामेटिक सोसाइटी में भी लेने में मेरे को आग ताक कर रहे थे कि ये क्या करेगा। जब मैंने उनको वहां पे स्टेज पे जाके चीजें करी ना, तो उनको झुकना पड़ा मेरे सामने। उनको लगा कि यार नहीं यार, बंदे में टैलेंट है, इसको क्यों यार हम इसकी फिजिकली अपीयरेंस की वजह से पीछे छोड़े। तो मेरे को कोई दिक्कत हो ही नहीं तो वहां पे भी। तो मैं बल्कि वहां पे मैं एक स्टेज में नहीं, मैं आईआईटी की स्टेज पे भी गया, वहां पे वाईएमसी की तरफ से परफॉर्म करने, एनआईटी की स्टेज पे भी गया परफॉर्म करने। मैं वहां पे ड्रामेटिक्स का लास्ट में अपने वाईएमसी कॉलेज में ड्रामेटिक्स का और इवन कल्चरल जितने भी इवेंट होते हैं, फोर्थ ईयर में मैं उनका हेड था। मतलब मेरे पास पूरे कॉलेज का जो फंड है कैश का, सारा मेरे कॉलेज का फंड मेरे पास था। उस टाइम पे 3 लाख रुपए बहुत होते थे, और वो सारा हमने देखा था, सारा
ठीक है, हाँ दुनिया झुकती है झुकाने वाला चाहिए भैया, बिल्कुल ठीक बात है ये। और हमारे ये नवजुद्दीन सिद्दीकी साहब ने लिखी है, मैं बहुत कायल उनका, और सही बात है ये एकदम। ऐसा क्या हुआ, जब मैं सेकंड ईयर में गया ना, और मैंने क्या करा वहां पे, जो मेरा थर्ड सेमेस्टर था, मैंने उसमें सेशनल में ही टॉप कर दिया। जब मैं सेशनल में टॉप कर रहा था, जब मैंने सेशनल में टॉप करा, तो वहां पे हमारे इसमें एक लड़की और थी, और उसको क्या हो गया, उसको कुछ ब्रेन हेमरेज का दिक्कत था। मतलब उसको क्या हुआ, उसका परसेंटेज बहुत कम था। मैं क्या खोल रहा हूँ यार, परसेंटेज बहुत कम था उनका। परसेंटेज कम होने की वजह से उस लड़की को ना डिप्रेशन आ गया, और उसका नाम था पिंकी। ठीक है, मैं नई क्लास में गया हूँ, वो नई क्लास है ईसी मेरे लिए, मैं किसी को नहीं जानता। पर जब मेरे को पता लगा कि मेरी क्लास में एक लड़की थी, और उसको ऐसे ऐसे उसकी दिमाग उसको वो प्रेशर लेगी वहां पे ना, वाईएमसीए में स्टार्टिंग में ना आपको सेशनल का, जो सेशनल होते हैं, मिड टर्म होते हैं, टीचर बहुत प्रेशर सा कर देते हैं। तो उसके प्रेशर की वजह से उस लड़की को दिक्कत होगी, और उसका ब्रेन हेमरेज हो गया, उसको कॉलेज छोड़ना पड़ा, और वो सीरियस कंडीशन में अपोलो हॉस्पिटल में दाखिल हो गई। वो लड़की बल्लभगढ़ या मतलब फरीदाबाद के किसी इलाके से थी। तो बाद में जब उसके पेरेंट्स वहां पे कॉलेज में आए, वो हमारी क्लास में भी आए, उन्होंने कहा कि भैया उनके पेरेंट्स ने बोला हम तो गरीब हैं, और अपोलो वाले बोल रहे हैं कि अगर इसका ऑपरेशन होगा, इसका ऑपरेशन में इतने लाख रुपए लगेंगे। तब उन्होंने बोला था कि 2 लाख रुपए के अराउंड लगेंगे, और मेरे पास 50,000 रुपए हैं सिर्फ। उनके पेरेंट्स ने बोला कि हम तो 50,000। तो कॉलेज से कह रहे थे कि कॉलेज के प्रेशर की वजह से ऐसा हुआ है, अब क्या करें। तो भाई साहब हम भी वहां पे, मैं भी था भाई वहां पे, छोटा सा बंदा, बिल्कुल जो गांव से आया हुआ बंदा, मैं भी सुन रहा था उस बात को। जब मैं उस बात को सुन रहा था, भाई एक मिनट रुकना पड़ेगा आपको। एक छोटी सी स्टोरी मैं बीच में कवर कर रहा हूँ यार, ये जरूरी है थोड़ी सी, फिर उसके बाद मैं अपना काम चालू करूंगा। एक सेकंड रुकना, बस एक सेकंड। तो भाई अब क्या है कि हम सेकंड ईयर में जस्ट आए हैं उस क्लास में, हमें वो बहुत ज्यादा नहीं सब जानते। तो हमने क्या करा, पेन कहाँ छोड़ा है, पेन कहाँ गया, पेन मैंने वहीं छोड़ दिया जहाँ से चार्जर उठाया भाई। सॉरी दोस्तों, एक सेकंड। भाई ये बताओ, ये स्टोरी सुननी है या सीधा वहां पे पहुंचूं? यार मैं भटक गया अपने रास्ते से। ये स्टोरी नहीं नहीं सर, सुनिए सर, सुनिए सर, कंटिन्यू करिए आप। तो भाई मैं भी हम लोग वहां पे सुन रहे थे। तो मेरा एक वहां पे दोस्त बन गया, वो कुरुक्षेत्रा से ही था, ईसी ब्रांच में था। मेरा दोस्त बन गया, उसका नाम है वैसे शेखर है। वो आज एक अच्छी कंपनी में है, कौन सी, एसटी माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में शायद। ठीक है, तो मैंने उसे बोला कि यार हमें कुछ करना चाहिए। ये कह रहा, अरे ये मेरे को हमेशा ये कहता था, अरे तेरे को, तू मैकेनिकल में नहीं है, ईसी ब्रांच बहुत फर्जी है। मैंने कहा मैं तो मैकेनिकल ब्रांच को भी जानता हूँ, मैं इस टेक्निकल सोसाइटी में भी हूँ, मैं यहाँ पे ड्रामेटिक्स सोसाइटी में भी हूँ। अगर मैं इन बच्चों से हम पैसा इकट्ठा करते हैं और जो भी हो पाएगा। कह रहा पहले तू बता तू कितने दे देगा। भाई मैं तो यार आपको पहले बोल चुका था कि मेरे 4 भाई बहन थे, और जब मैं वाईएमसी में आया था तो इसकी फीस 40,000 थी, और मेरे फादर तब पे नहीं कर सकते थे। तो मेरे फादर ने, हमने वहाँ कैंपस के अंदर ही एक बैंक है, वहां से मैंने लोन लिया। लोन जितने का भी 1,60,000 रुपए का लोन लिया, प्लस मैं लैपटॉप भी लेना चाहता था, पर मेरे फादर ने कहा ज्यादा हो जाएगा लोन, उसके बाद वापस भी करने हैं पैसे। मैंने कहा था ठीक है। तो उस टाइम पे हमारी 700 रुपए मेस की फीस होती थी पूरे महीने की। तो मैं अपने घर वालों से वही 700 रुपए पूरे महीने के लेता था, मैं उनसे एक भी रुपए फालतू नहीं लेता था। लेकिन मेरे को फर्स्ट ईयर में ही पता लग चुका था, क्योंकि जब मैं फर्स्ट ईयर में था ना, तो मेरे को पता था मैं 700 रुपए से सर्वाइव तो नहीं करूंगा। क्योंकि जब मैं इन सोसाइटी में, जब मैं ऑडिशन देने गया था और जब मैं इनमें सिलेक्ट हो गया था फाइनली, तो मेरे को वहां पे जो छोटी छोटी पार्टी हुआ करती थी, तो मेरे को वहां पे पता लगने लगा कि यार ये ब्रांड होती है। पन्नी वाला मोटा सिरसा में मेरे को नहीं पता था, तो मेरे को पता लगने लगे यार ये छोटे छोटे ब्रांड होते हैं। लोग यहाँ पे अब ऐसा नहीं है कि भैया 5 रुपए का बर्गर खा के खुश हो जाते हैं या 10 रुपए का बर्गर खा के। उनको मैकडोनल्ड्स में जाना है, वहां पे मैकडोनल्ड्स में जाना है या पिज्जा हट में जाना है, या वहां पे पता लगने लगा अरे यार वहां पे तो एक एक विजिट, मतलब अगर हम बैठते हैं तो वहां पे 500 600 रुपए का खर्चा होता है खाने पीने का। और नहीं तो जो हमारे कॉलेज में कैंटीन थी उसका नाम था लीजो। क्या था? लीजो। आज भी उसका नाम लीजो ही है, वाईएमसीए में जो कैंटीन है
उसका नाम आज भी लीजो ही है। तो भैया वहां पे भी अगर बच्चे बैठ गए मैगी खाने या फलाना खाने या डिपका खाने, वो अलग अलग तरह के नेस कैफे था, हमारे कॉलेज के अंदर ही नेस कैफे था। अब अभी अभी भी होगा वाईएमसी में नेस कैफे, मेरे को पता नहीं अभी, ठीक है। हो गया 1 साल होने वाला वाईएमसी गए हुए यार, इससे बीच में गया था मैं, पर अभी मेरे को नहीं पता कि वहां पे नेस कैफे है ही नहीं, पहले तो हुआ करता था। तो भैया नेस कैफे में भैया कॉफी पीनी है तो भी भैया 40-50 रुपए चाहिए कॉफी पीने का, ये है वो है, और कई सारी चीजें खानी है। तो पता लगा था ये 700 रुपए मेरे को मिलेंगे तो कैसे करेगा। तो मैं फर्स्ट ईयर में ही ना, मैंने क्या करा, एक फोटो स्टेट निकाली, एक फोटो स्टेट निकाला, फोटो स्टेट की दुकान पे गया, उसमें लिखा कि मैं 11वीं 12वीं बच्चों को मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री में से कोई सब्जेक्ट पढ़ा दूंगा, है ना। और नीचे अपना फोन नंबर दे दिया, जूस की दुकान पे, फोटो स्टेट की दुकान पे लगाया। और एक मैडम का फोन आ गया, कह रही मेरी बेटी है, बेटा है, और बेटी थी, पता नहीं बेटी थी, मेरे को ध्यान आ रहा, बेटी थी, कि मेरी बेटी है, आप उसको मैथ फिजिक्स पढ़ा पाओगे, आप क्या करते हो। मैंने कहा जी मैं वाईएमसी में हूँ, और मैं वाईएमसी में हूँ, उस टाइम पे मैं मैकेनिकल में होता था, और मैकेनिकल ब्रांच में हूँ मैं, और मैं 1 घंटा पढ़ा दूंगा, क्योंकि भैया हॉस्टल में जब रहते हैं ना तो 24 घंटे बहुत बड़े लगते हैं। और दूसरा, जब आप अपना घर छोड़ के आए होते हो ना, तो पहले तो चांसेस होते हैं घर से लगाव बहुत ज्यादा होता है, तो याद बहुत आती है घर की, जब आप हॉस्टल में आते हो। तो ठीक है आपके दोस्त बन जाते हैं, लेकिन मैंने बोला कि फिजिकली कुछ इशू था, तो मैं मेरे को इतनी जल्दी कॉलेज वाले इतनी जल्दी अपनापन नहीं देने वाले थे, थोड़ा टाइम लगने वाला था, और वो मुझे पता था कि ये टाइम लगेगा। तो वो टाइम क्यों लगेगा, क्योंकि जब आप तक कुछ दिखाओगे नहीं कि आपके अंदर कुछ है, तब तक तो वो टाइम लगेगा ना। आपके पास साला पैसा है कि आप लोगों को अलग अलग रेस्टोरेंट में पार्टी दे रहे हो जिससे कि आपका सर्कल बन जाए, है ना। आपकी कोई बॉडी शोडी है, लोग बॉडी शोडी वाले को सलाम करते हैं वहां पे कॉलेज में, या पैसे वाले को सलाम करते हैं, या किसी के पास लड़की, अगर किसी के साथ लड़की घूम रही है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गया, तो उस लड़के को भाव देते हैं, लड़के कह रहा हूँ जो हॉस्टल के लड़के हैं। और ना आप किसी स्पोर्ट्स में अच्छे हो। तो मेरे पास था, मैं टेक्निकल में अच्छा था, और उसके बाद मेरे को पता लगा कि मैं ड्रामा में जा सकता हूँ, तो मैंने वहां पे कोशिश करी। लेकिन अभी मेरे को वो कुछ लोग मेरे को रोल नहीं देते थे, उनका कोई, अगर वो कोई करने जा भी रहे हैं नुक्कड़ नाटक कहीं किसी कॉलेज में, तो भी वो मेरे को कोई ज्यादा कुछ था नहीं। और लड़की का चक्कर बाबू भैया, हाँ लड़की का चक्कर भैया कॉलेजेस में बहुत मैटर करता है। और वो लड़के जो हैं, लड़की के देखते हैं ना कि उस लड़के के साथ पुरानी लड़की है, तो लड़के को बिना मतलब के वो देने लग जाते हैं कि भाई पता नहीं जैसे कौन सा 30 मार्क का और उसने पता नहीं कौन से पहाड़ फोड़ रखे हैं, ऐसा है कॉलेजेस में, पॉइंट ऐसा बन जाता है। तो भाई मेरे पास सिर्फ ये 2 चीज थी। अब इन 2 चीज में मेरे को ज्यादा ब्रेक मिल नहीं रहा था, मेरे को ना बैक फुट पे ही रखा गया था फर्स्ट ईयर में। तो मेरे पास टाइम था, एक तो ये था कि मैं या तो अकेला अकेला फील करूं, और दूसरा था मैं अपनी पढ़ाई को एक तो अच्छा कर लूं। तो मैंने पहले वाला उठा लिया कि मैं अपनी पढ़ाई को अच्छा कर लूंगा। अब दूसरा था कि यार मेरे को अगर 700 रुपए मिलेंगे और वो मैं सिर्फ मैस में दे दूंगा, ठीक है, अब मैं 700 रुपए मिल रहा है और मैस में दे दूंगा, और 200-300 रुपए मेरे फादर ऊपर के दे देते थे कि कोई पेन कॉपी कुछ लेनी हो तो 1000 रुपए दे दिया, मान लो 300 रुपए तो वहां पता भी नहीं लगते थे। अब फिर मैंने जो पंपलेट वाला करा कि उससे क्या आने लग गया, उससे मेरे को 2000-3000 रुपए एक बच्चे को पढ़ाने के 1 घंटे की। तो 24 घंटे थे मेरे पास, 8 घंटे कॉलेज में चले गए, 2 घंटे मैं जो टेक्निकल सोसाइटी से जुड़ा था उसको देने लग गया, 1-2 घंटा जो ड्रामेटिक्स से जुड़ा था। हालांकि ड्रामेटिक्स में मेरे को कोई वेटेज नहीं दे रहे थे, मैं जाता था बस अपने सीनियर्स को देख के आ जाता था वहां पे, वो ना तो मेरे को रोल दे रहे थे, लीड रोल तो दूर की बात है साला, बस वही है। मैं फर्स्ट ईयर में था, कह रहे पानी भर के ले आ नवीन, मुंजाल बोलते थे, मुंजाल पानी भर के ले आ, ये कर ले आ। मतलब मैं बिल्कुल बैकडोर में था, और मैं लेकिन ईमानदारी से, क्योंकि मुझे ये पता था आज फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर में दे देंगे, कभी तो दे देंगे, है ना। सीनियर बहुत सारे थे और उनसे सीनियर से रिश्ता भी बन रहा था धीरे धीरे। और अगर आपका एक बार सीनियर से रिश्ता बन गया तो भाई वो सीनियर बहुत कुछ दे के जाते हैं, और क्योंकि वो तब आपको जान भी लेते हैं कि ये कैसा बंदा है। तो मैं जूनियर होने के नाते जब मैंने यहाँ से 2000 रुपए मेरे को मिलने लगे ना, तो अब मैं स्टूडेंटों में अमीर स्टूडेंट हो गया अब मैं क्या हो गया, अमीर स्टूडेंट हो गया। अब मेरे को 2000 ये और 1000 रुपए मेरे फादर के, 700 रुपए, 700 तो चलो 700 तो मैस में जाएंगे, 2300 रुपए बच गए। अब मैं 2300 रुपए महीने के, 2300 रुपए महीने में मैं अमीर हो गया हूँ अब, ठीक है। शुरू में तो मेरे पास ये नहीं एकदम से मिली थी, तो मेरी सिस्टर है, वो मेरी हेल्प किया करती थी, मेरे को कुछ ऊपर से पैसे दे देती थी। हालांकि वो मैं लिखता रहता था, मैंने उनको वापस दिए भी बाद में। तो जब ये मेरे को मिलने लगे तो ये धीरे धीरे बढ़ने भी लगे, 2300 की जगह ये 3000 होने लगे, 3000 की जगह 4000 होने लगे। अब मेरे को भी फिर इन पैसों से कि मैं अब शॉपिंग करूंगा, मैं भी नुमेरिनो की शर्ट डालूंगा,
नाइकी के जूते डालूंगा, मैं भी लोगों को वहां पे, मतलब मैं भी अपने दिल्ली YMCA क्या दिल्ली का टच है, वहां पे ना ब्रांड वैल्यू और ब्रांड ब्रांड, मतलब जो लोकल कपड़े डालेगा साला घंटा लड़के उनको कोई वेटेज नहीं देंगे, लड़कियां तो बिल्कुल नहीं देंगी। तो भैया अब मैं भी बढ़िया से कपड़े डालने लग गया, ब्रांडेड शर्ट ब्रांडेड ये, क्यों? क्योंकि मेरे पास पैसा थोड़ा थोड़ा, मेरे को एक दो ट्यूशन मिलने लगी थी, एक दो ट्यूशन मिलने लगी थी, तो वहां से अपना मेरा साथ साथ चलने लग गया। और लेकिन मैंने ये कभी नहीं करा मेरी खुद की पढ़ाई का कोई लॉस हो, मेरी पढ़ाई जो है वो चलती चली गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब मैं अभी बात कर रहा था उस पिंकी नाम की लड़की की, जब आया EC ब्रांच में, तो मैंने उसे बोला कि यार हम लोगों की जो ये क्लास की लड़की को, ये जो अपोलो में दाखिल है, अपोलो हॉस्पिटल है वहाँ पे सरिता विहार के आसपास है, ठीक है, तो वहां पे जो ये दाखिल है और इतना मतलब इस तरह के दिक्कत में है, तो क्या करें, 2 लाख रुपए इकट्ठे कर सकते हैं। तुम यकीन नहीं मानोगे, हमने 2 लाख की जगह 3 लाख रुपए इकट्ठे कर दिए। और क्यों, मैं कौन सा ईयर का बच्चा हूँ, सेकंड ईयर का बच्चा, और हमने 3 लाख रुपए इकट्ठे कर दिए। 3 लाख में से हमने उसके डायरेक्ट उसके वहां पे गए और उसके फादर को कहा, और जो 2 लाख रुपए ऑपरेशन में लगे, उसके बाद भी वो लड़की 10-15 दिन रही, तो वो 1 लाख रुपए हमने उसके फादर को दिए कि भाई इसका जो आगे का खर्चा, वो लड़की कभी आगे बीटेक कर नहीं पाई शायद, मेरे सामने तो वो कभी वापस नहीं आई, ठीक है, लेकिन वो वहां से वो बच गई थी। और इस 2 लाख रुपए के लिए क्या हुआ, पूरे कॉलेज को पता लग चुका था कि किस बंदे में कितना दम है, किसमें क्या। आपका स्टडी की रिमिंग क्या कह रहा है, स्टडी की ये क्या कह रहा है, आपकी स्टडी की रिमिंग पता नहीं। तो वहां पे पूरा कॉलेज, चाहे सीनियर थे चाहे जूनियर थे, चाहे मेरे उसके बाद मेरे बैचमेट थे, क्लासमेट थे, टीचर्स थे, डायरेक्टर थे, HOD थे, भाई वो सब के सब जो हैं, आपकी स्टडी की टाइमिंग, अच्छा हाँ वो बता, आपकी स्टडी की टाइमिंग, हाँ उस पे आता हूँ भाई, अभी ये मैं उसकी बात पे आ रहा था। तो हम भाई साहब, हमारे पास एक वो होती थी जो हम रात को ओढ़ते थे ना, वो चादर लेके गए थे, उस चादर के अंदर हम 4 बच्चे जुड़े, 4 बच्चों से जब उन्होंने देखा तो वो 8 हो गए, 8 से 16, और बहुत सारे टीचर इन्वॉल्व हो गए। हमने हर बंदे से, कोई बंदा 10 रुपए देना चाहे 10 दे दे, 100 देना चाहे 100 दे दे, 500 देना चाहे 500 दे दे, टीचर 1000 देना चाहे 1000 दे दे। उस टाइम पे जो मैंने ये अर्निंग थी मेरी थोड़ी बहुत ही, तो मैंने अपना इन 4 बंदों के सामने मैंने अपना एग्जाम्पल सेट करा कि मैं 1000 रुपए दे रहा हूं। जब पहले स्टार्ट हुई थी ना, तो इसने भी कहा कि ठीक है मैं भी 1000 दे रहा हूं, इसने कहा मैं भी 1000 दे रहा हूं, तो 4000 रुपए 4 बंदों से हो गए। मैंने कहा अगर 4 बंदों से 4000 हो गए, तो हमारे कॉलेज में तो हजारों बच्चे हैं, अगर सभी ने ऐसे दे दिया तो 3 लाख रुपए कितनी जल्दी हो जाएंगे। भाई साहब तुम यकीन नहीं मानोगे, 7 दिन के अंदर अंदर हमने 7 दिन के अंदर अंदर अपने कॉलेज से भैया चार्ट लगा है, सेव फॉर पिंकी हर जगह हमने पूरे कॉलेज में छाप दिया भैया। मैंने अपनी ड्रामेटिक्स जो है, और जो मैं टेक्निकल क्लब में था, क्लब का नाम था टेक्निकल क्लब का माइक्रो बर्ड करके नाम था यार टेक्निकल क्लब का, मैं नाम शायद गलत बोल रहा हूँ अभी, पता नहीं चेंज ना हो गया हो, ठीक है। और जो ड्रामेटिक्स क्लब का नाम था विविधा, उसमें जाके हमने उनसे पैसे मांग, टीचरों से मांग, तो ये देखते देखते 3 लाख रुपए हमने 7 दिन में इकट्ठे कर दिए। और वो लड़की का बढ़िया से ऑपरेशन हुआ, वो लड़की बढ़िया से सेव होगी, कॉलेज की लड़की थी हमारे 1 साल, हालांकि मैं उसके साथ नहीं पढ़ा था क्योंकि उस टाइम पे मैं मैकेनिकल में था, मैं आया बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स में था, और उसको प्रॉब्लम हुई सेकंड ईयर में, स्टार्टिंग में मतलब एक पेपर देने के बाद ही, मैं तब इतना जानता नहीं था उसको ना किसी को भी उस क्लास में, लेकिन उसके बाद पूरी EC ब्रांच मेरे को जानती थी, पूरी मैकेनिकल ब्रांच मेरे ईयर के तो सारे लोंडे मेरे को जानते थे। वो मेरे पीछे से कुछ भी बोले, लेकिन आगे वो सारे कहते थे मुंजाल भाई, ठीक है। तो आगे से भाई वो सही चल रहा था। अब भाई अब पता लग गया कॉलेज में तो जो अपना बनाना चाहते हैं उसमें तुम्हारी जो दोस्त हैं वो लड़कियां भी दोस्त बन चुकी हैं, आप तुम्हारे लड़के भी दोस्त बन चुके हैं, तुम्हारा एक तगड़ा सर्कल हो चुका, उसमें तुम्हारे सीनियर भी हैं। ऐसा नहीं है कि कॉलेज में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता था, वो सब भी जब आप ऊपर जाते हो ना, तो आपको नीचे खींचने वाले जो आपसे जलते हैं वो पंगे भी लेते हैं आपसे, वो पंगे भी हुए होंगे हॉस्टल, जो जैसे कॉलेज की लाइफ आप लोगों की रहेगी कि कॉलेज में भैया सारी मिलजुली लाइफ होती है, ठीक है। लेकिन मैं अपना जो मेरा टारगेट था वो ये था कि यहाँ से एक अच्छा सा, क्योंकि मैं 1 साल ऑलरेडी खराब करके आ रहा हूँ पीछे, तो मेरे को अच्छी सी नौकरी लेनी है, क्योंकि मैं लोन से पढ़ रहा हूँ, मेरे को अच्छा सा अपना सारा वो चीजें करनी है। तो मैंने 3rd ईयर में बहुत बढ़िया से वहां पे इंटर्नशिप मार दी थी,
सबसे पहले इंटर्नशिप मैंने मारी थी वहां पे भारतीय एयरटेल में, ठीक है। अभी तुम्हें लग रहा होगा यार इसका मतलब तो सर्किल लाइट तो यार शुरू से ही वो एकदम से आगे 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 आगे, नहीं यार, मैंने ये सब चीजों से छुटकारा पाने के लिए ऐसा करता था कि कोई लोग ना मेरे को दूसरी नजर से ना देखे, मेरे को ऐसे नजर से देखे जैसे वो कि यार ये तो बिल्कुल ही बढ़िया बंदा है, नॉर्मल बंदा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसलिए मैं आउट ऑफ द बॉक्स भी वो जाके चीजें करता था। बाद में मेरी फटती भी थी, क्योंकि जब मैंने उस लड़की के लिए करा होएगा या उसमें पैसे पूसे में, तो बहुत सारी दिक्कत रहती थी, कैलकुलेट करना। ये तुम्हें 7 दिन दिख रहे हैं, इसके पीछे बहुत सारी चीजें लगी थी। बार बार उनके माता पिता से जाके मिलते रहना कि अब सब सही है, वो पैसे भी सही रास्ते पे जाएं, ये भी सारी एक जिम्मेदारी थी। उसके कॉलेज की जिम्मेदारियां थी, उसके बाद अपना खुद अंदर ही अंदर चल रहा था कि अच्छी प्लेसमेंट लेनी है, अच्छा करना है। तब पता नहीं होता था कि आईएएस कुछ होता है, गेट कुछ होता है तब। लेकिन जो मेरे सीनियर थे उनसे हमें पता लगने लग गया 3rd ईयर में ही कि भैया गेट का एग्जाम होता है। तो मैंने 3rd ईयर में गेट का एग्जाम दे दिया था, और तुम यकीन मानोगे कि नहीं, और मेरे 3rd ईयर में मैंने गेट क्वालिफाई कर लिया था। आई एम द ओनली वन मेरी पूरी क्लास में, भाई कितने जनरल कैटेगरी के बंदे भी थे, सारी कैटेगरी के बंदे थे, और मैं आई एम द ओनली वन जिसने 3rd ईयर में गेट को क्वालिफाई कर लिया था, वो भी जनरल कैटेगरी से भी ऊपर नंबर। जनरल कैटेगरी की कट ऑफ थी उस टाइम पे 27, और भाई तुम्हारे भाई के नंबर आए थे 34 100 में से। अब तुम सोचोगे यार 34 नंबर 100 में से लेके क्या पढ़ लेंगे, अबे तुम जब गेट लिखोगे तो पता लग जाएगा। वैसे ये मैं 3rd ईयर की बात बता रहा हूँ, उसके बाद मेरे नंबर बढ़े भी, ठीक है। 3rd ईयर की बात बता रहा हूँ। उसमें क्या होता था कि आपको जैसे 17 नंबर ले आओगे तो फिजिकली हैंडीकैप जो बंदा है वो गेट क्वालिफाई हो जाएगा, 18 ले आओगे तो एससी हो जाएगा, हैं, एसटी के लिए 19 ले आओगे, ओबीसी के लिए ऐसे ही नंबर बने हुए थे, और जनरल कैटेगरी के लिए थे 27 नंबर में, और मेरे नंबर आए थे 34। मतलब मैंने जर्नल से भी ऊपर वाले नंबर लेके उसको गेट को बढ़िया से क्वालिफाई कर लिया था, तो और बढ़िया लगने लग गया। और थोड़ा सा ये भी हो गया कि भाई पढ़ने में भी ठीक ठाक है बंदा, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हो गया, जब मैंने गेट क्वालिफाई किया तो कॉन्फिडेंस पीक पे था। वही कॉन्फिडेंस कंपनी जो भारतीय एयरटेल आई हमारे कॉलेज में, वही भारतीय एयरटेल को भी रिफ्लेक्ट किया, और मेरी कंपनी में इंटर्नशिप लगी। हमारी 7 मंथ की इंटर्नशिप होती थी, उसमें उसने मेरे को 4000 रुपए, ठीक है। पीएसयू तो पक्की नहीं यार, 34 नंबर में पीएसयू नहीं मिलता भाई, पीएसयू के लिए मिलता वही पीएसयू के, मैंने तुम्हें बताया ना आरआर है, जो रूल रेगुलेशन है, वो उससे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस करा कि 1 लाख वाले कोई लेते हैं पीएसयू में। सबसे बड़ा दिक्कत ये है, ठीक है। तो उसमें जो हमारे जो थे, और पीएसयू तो उस टाइम पे भाई मेरे हिसाब से 60 और 50 के बीच में जिनके नंबर होते थे उनको ऑप्ट कर रही थी, और आज की डेट में पीएसयू 80 से ऊपर नंबर वालों को ऑप्ट करती है गेट में, जिनके 100 में से 80 से ऊपर, और 100 में से 80 बंदा जो नंबर लेके आ रहा है ना, वो तो और भी खतरनाक है। स्टडी टाइम स्लीपिंग टाइम का कुछ नहीं था भाई, मैं मात्र एक ऐसा बंदा हूं जो अपनी क्लास में 4-5 घंटे सोता था। मैं पूरे हॉस्टल को ज्ञान बांटता था बाद में, मतलब जैसे ही बच्चों की फटती थी ना, जो फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर आ रहे हैं या सेकंड सेमेस्टर के पेपर आ रहे हैं या सेशनल एग्जाम आ रहे हैं, तो भैया मैं भी क्लास में तो पढ़ नहीं पाता था, क्योंकि मैं कल्चरल एक्टिविटी में और टेक्निकल एक्टिविटी में जुड़ा हुआ था। तो मैं क्या करता था, अपनी क्लास की जो इंटेलिजेंट लड़की है, लड़कियां ही होती हैं भाई रट्टू, और वो सारा कुछ वो कॉपी नोट डाउन करती रहती हैं, तो उनकी कॉपी फोटोस्टेट करा लेता था, और उनको लाइब्रेरी में कहता था कि यार प्लीज यार मेरे को पढ़ा दे यार, प्लीज यार पढ़ा दे यार, हाथ जोड़ता था उनके, और वो पढ़ा भी देते थे। तो वो पढ़ाने के बाद हॉस्टल में आके अपने आप को शेर समझता था। हॉस्टल में आके जैसे मैं पढ़ के आ गया, तो हॉस्टल में आके अपनी चीजों को रिवाइज कर लेता था, और लोंडो को पढ़ा देता था जो मेरे कमरे में आता था कि भैया यार ये बता दे, ये बता। उसके बाद जो रात बचती थी उसमें मैं खुद पढ़ लेता था, रात के बाद अगले दिन सुबह पेपर दे देता था। ये मेरी टाइमिंग थी। मैं तो कॉलेज में बीटेक में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में तो मैं यही रहा। 3rd ईयर में मैंने क्या करा था, अलग से अपना टाइम देने लग गया था अपनी गेट को या अलग अलग चीजों को, तो उसकी वजह से वो 34 नंबर भी बने थे। उसमें भी मैं 2 घंटे से लेके 4 घंटे के बीच में अपना टाइम देता था, पर वो 2 घंटे से 4 घंटे ऐसा नहीं कि दिमाग में कोई चीज चल रही है। और एक बात और बताऊं, सबसे अच्छी बात, मेरे पास फोन नहीं था यार, मेरे पास फोन नहीं था। यानी उस टाइम पे जिसको मेरे पास आना था वो मेरे कमरे में ही आएगा। मेरा रूम नंबर था 111, रूम नंबर 111 आज भी याद है मैं भाई को, नेहरू हॉल आज भी है ये वैसे। और अब मैं तुम में से किसी को अगर वाईएमसी मिल जाए और नेहरू हॉल मिले तो रूम नंबर 111 ले लेना भाई, की बड़ी यादें हैं उसमें। और मिलते ही साला तुम्हारे ये रूम मिलते ही तुम्हारे पास आऊंगा मैं, पक्की बात है, सब काम छोड़ के। वही फिर हॉस्टल वाला गाना चलेगा शरीमान का
ठीक है। अच्छा तो क्या हुआ यार, तो मैं ये कह रहा था कि उसमें क्या था कि रूम में वो जो लड़के आते थे, तो अब मैं जब मेरे को देखने लग गया कि यार रूम में ना डिस्टरबेंस ज्यादा होने लगी है, तो मैं लाइब्रेरी में टाइम स्पेंड करने लग गया कुछ। और जब सारे सो जाते थे तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है भाई हॉस्टल में। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैं साइलेंसर बन गया था कि जब सारे सो जाएंगे तब पढ़ूंगा, लेकिन मजबूरी होती है हॉस्टल में, मजबूरी होती है हॉस्टल में। हाँ, ये सॉन्ग भी पता है आपको? हाँ हाँ, सब पता है भाई मेरे को यार। अबे यार, हमें क्यों नहीं पता होगा? हम क्या कॉलेज लाइफ जी के नहीं आ रहे क्या? मैं कह रहा हूँ, मैं ड्रामेटिक्स क्लब का हेड रहा हूँ, मैं कल्चरल एक्टिविटी का हेड रहा हूँ। हमने अपने टाइम पे वहां पे पूरे एक बड़े सिंगर को बुलाया था, जिसको हमने 1 लाख रुपए के राउंड दिया था कि हाँ भाई तू परफॉर्म कर और बच्चे नाचेंगे तेरे परफॉर्मेंस में। भाई हमने काम किए हैं काफी ठीक ठीक यार। हम बस ऐसे फिजिकली अपीयरेंस थोड़ा सा पीछे रह गए, अदरवाइज मामला बड़ा फिट है हमारा। अभी अभी दिखेगा, अभी धीरे धीरे तुम्हें, अभी तुम थोड़ा सा अभी नए नए बंदे हो यार। अभी जो इसमें 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 जेएनडी वाले कितने बच्चे हैं? इसमें जेएनडी वाले कितने बच्चे हैं यार? अबे हाँ ना बोलो भाई, जेएनडी वाले एक बार। अरे मतलब हाँ बोल दो ना, माइक पे बोल देना यार। यस सर। अबे यार, Yes, जब sir. जब 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 कॉलेज में आते हैं, क्या तुम्हें कभी लगा क्या कि सर के हाथ में कोई दिक्कत है, या सर कुछ नो ऐसा? सर, नो सर। अबे सच बताओ, नकली झूठ भी नहीं बोलना है। सर सही बोल रहे हैं, एकदम तगड़ा। दिक्कत नहीं है आपसे सर। ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो माइक ऑफ कर लो भाई। तो भाई इनके, मैं कॉलेज में जाता हूँ तो ये कह रहे हैं कि हमें नॉर्मल जैसे ही लगता है, तो मेरी कोशिश ये रहती है कि सब ऐसे ही रिएक्ट करे कि भाई जैसे हंसराज सर पढ़ा रहे हैं, जैसे तुम्हारे गोविंद सर पढ़ा रहे हैं, जैसे तुम्हारा कौन है, चंद्रशेखर हैं, करुणा शंकर सर हैं, वैसा ही रिएक्ट करे। हाँ, अपने माइंड में बच्चा पीछे से कुछ भी कहे वो अलग बात है, बच्चे का हम मुंह नहीं रोक सकते। मतलब मैं तो वहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल ही बिहेव करता हूँ। इवन मैंने कभी आज तक कॉलेज में ऐसे इस टॉपिक के ऊपर बात करी ही नहीं होगी, मुझे लग रहा है। मैंने कभी बात करी क्या 3 साल में कभी इस टॉपिक के ऊपर? कभी नहीं। नो सर। कभी नहीं ना। तो इसका मतलब सही है, ठीक है। तो अब क्या हुआ भाई, जब अपना ये था, और लड़का एक पूछ रहा था टाइमिंग क्या रहती थी आपकी पढ़ने की। मैं थर्ड ईयर में बहुत सिंसियर हो गया था भाई, अपने उसको लेके, अपने करियर को लेके और ये सब चीज़ों को लेके। तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं लाइब्रेरी में 5 घंटे निकाल देता था। उसमें कोई भी लड़का मेरे को बुला रहा हो, कोई भी लड़की बुला रही हो, लड़की भी बुला रही हो भाई, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि उस टाइम पे माइंड में ये रहता था, अरे यार लड़की बुला रही है, अब तो अब कहाँ हम छोड़ेंगे। लेकिन मैंने कभी किताब को नहीं छोड़ा यार, क्योंकि इस किताब ने ही फिर मुझे वो सब चीज़ दिया। मैंने इसको वैल्यू बहुत करी है। तो आपको कोई लड़की बुला रही है या कोई लड़का बुला रहा है, तब घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तब हमें हमें अपने, ये आपको अपने दिमाग को स्ट्रोंग करना पड़ेगा। मैंने इसीलिए तुम्हें बोला कि मेरे हाथ बेशक कमजोर है लेकिन दिमाग बहुत स्ट्रोंग है। और वो दिमाग स्ट्रोंग होने की वजह से क्या, कि लड़की भी बुला रही है, चाहे वो लड़की सुंदर है, चाहे लड़का सुंदर है, चाहे कोई काम बहुत इमरजेंसी है, लेकिन मैं अगर पढ़ने बैठ गया हूँ ना, फिर मैं नहीं हिलता था। फिर मेरी इस बात में लड़ाई हो ना हो, कोई चक्कर वाली बात नहीं है, मैं फिर अपना काम करता था। मैंने अपने प्रोजेक्ट भी अपनी मेहनत से बहुत अच्छे अच्छे बनाए थे अपने कॉलेज में, ठीक है। तो ये था भाई। तो पहले तो लाइब्रेरी में मैं 4 से 5 घंटे निकाल देता था, जब तक बच्चे वहां पे हॉस्टल में सो जाएंगे। फिर मैं जाग गया हूँ, 2 घंटे सोया। 2 घंटे सोने के बाद फिर मैं क्या करता था, अपना जागने लग गया। कॉलेज का कोई काम मिला हुआ है तो वो देख लिया, और नहीं तो जो पैरेलली आपके माइंड में चल रहा है गेट को लेके, वो मैं देख लेता था, टेक्निकल बस। क्योंकि नॉन टेक की तैयारी मैं नहीं कर रहा था। मैं, कई लोग वहां पे कैट की तैयारी भी कर रहे थे, कई लोग वहां पे सिविल सर्विसेज की तैयारी भी कर रहे थे। मैं गेट के लिए लगा था। और गेट के बाद, जब गेट की तैयारी मैंने करी और नंबर आने के बाद फिर मेरे को आईईएस के बारे में पता लगा था, तो मैं आईईएस की तैयारी स्ट्रांगली कर रहा था। और मैंने जितनी मेहनत से आईईएस की तैयारी करी, उससे पता भी लग गया, जब मेरा नाम आने लगा ना, जब मेरा नाम वहां पे रिटर्न क्लियर होने में आने लगा, तो मुझे पता लगने लग गया कि मैं बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ आईईएस में भी। तो फिर आईईएस की तैयारी अपना साथ साथ चलती रही। फिर जब मैं उसके बाद, जब ये तो मेरी ये वाईएमसी की जर्नी है। वाईएमसी के बाद अब मेरे पास ऑप्शन था कि मैं नौकरी करूं, जॉब करूं, क्योंकि मैंने लोन ले रखा था, ठीक है, कि जॉब करूं क्योंकि मैंने लोन ले रखा था। मेरे घर वालों की भी यही सोच थी, और मेरे को भी कई कई बार लगता था। और या फिर मैं आईएएस के लिए जाऊं। जॉब मेरी कहाँ लगी थी? भारतीय एयरटेल में। अब भारतीय एयरटेल में मैंने काम करके देख लिया था 7 महीने एज ए नेटवर्क इंजीनियर। सीएसडी डिपार्टमेंट में था मैं, सीएसडी डिपार्टमेंट में था। अब मैंने वहां पे देख लिया था कि भाई मेरा आगे आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। उस टाइम पे मेरा पैकेज जो है 3 लाख के अराउंड था, 3 लाख के अराउंड सीटीसी था। फिर भी आप जेएनडी में कैसे आना, बता रहा हूँ भाई, वही तो बता रहा हूँ, वही तो आ रहा हूँ। तू रुक तो नहीं रहा ना, तू भी तो रुक नहीं रहा। जेएनडी में कैसे आ, बता रहा हूँ भाई। ये जॉब, जब मैं जॉब कर रहा था जब मैं जॉब के लिए, अब मेरे पास ये था कि अब मैं आईएएस करना है। तो आईएएस करना है तो भैया मेरा गेट तो
मेरा थर्ड ईयर में भी क्लियर हो गया और फाइनल ईयर में भी हो गया। तो फाइनल ईयर गेट के बेसिस पे मेरे को बड़े आराम से आईआईटी से कॉल आ गए थे। आईआईटी गुवाहाटी से कॉल था, आईआईटी रुड़की से कॉल था और डीटीयू से भी था। एनएसआईटी का मैंने भरा नहीं था, एनएसआईटी से भी आ जाता उस टाइम पे, लेकिन एनएसआईटी का भरा नहीं था। तो आईआईटी गुवाहाटी से मेरे को कॉल था। आईआईटी गुवाहाटी का जब मैंने इंटरव्यू देने जाना था, अरे यार इसको कैसे भूल सकता हूं मैं, इसको कैसे भूल सकता हूं। जब मेरा आईआईटी गुवाहाटी का इंटरव्यू था, उससे अगले दिन मेरा फाइनल ईयर का पेपर था सैटेलाइट कम्युनिकेशन का। फाइनल ईयर फोर्थ सेमेस्टर का, फोर्थ कह रहा हूँ सॉरी, 8th सेमेस्टर का सैटेलाइट कम्युनिकेशन का। जैसे एक पेपर, बीच में एक छुट्टी है, उसके बाद एक पेपर। जिस दिन छुट्टी है उस दिन मेरा इंटरव्यू आ गया आईआईटी गुवाहाटी का। अब मैं इंटरव्यू कैसे देने जाऊंगा, और सारे कह रहे भैया आईआईटी से कॉल है तो जाना चाहिए। अब मैंने कहा कि भाई कैसे जाऊंगा, तो सब कह रहे भाई अरे भाई मैं तो पहले ही पूरा सूरा आदमी था, और दूसरा मेरे कॉलेज में इतना सोशल हो गया था कि जो थोड़े बहुत पैसे कमाता था मैं, 4-5 हजार, जो भी 10,000 रुपये होने लग गए होंगे तब तक, तो वो मेरे सारे उड़ जाते थे उस टाइम पे। भैया फ्लाइट्स की टिकट तो मैं सोच भी नहीं सकता था, और मैंने तो जीवन में कभी भी फ्लाइट से ट्रैवलिंग नहीं करी थी उस टाइम तक। ये जब मेरे को आईआईटी गुवाहाटी जाना था, तो मेरी क्लास में एक लड़की थी, वो बहुत रिच थी, उसका नाम था शिफाली। ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी थी और ये बहुत रिच थी। तो इसने कहा कि यार नहीं यार, तुम्हें इंटरव्यू देने जाना चाहिए, तुम बेशक, मैं तुम्हारी टिकट करा देती हूँ और तुम बाद में मुझे पैसे दे देना। मैंने कहा यार पैसे पता नहीं कब होंगे, और नौकरी करने का भी मेरा विचार भी नहीं है, तो पता लगे तेरे मैं पैसे दे ही नहीं पाया। कहती नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने हालांकि इसको पैसे वापस दे दिए थे बाद में, बता रहा हूँ मैं तुम्हें। तो इसने मेरी टिकट्स करा दी और मैं आईआईटी गुवाहाटी के लिए निकल गया। मतलब मेरा जैसे फाइनल सेमेस्टर का पेपर दिया, अब एक दिन है, और हम ऐसे बंदे थे कि जब फाइनल ईयर में आ जाते हो ना, तो बस फिर तो ऐसे बन जाते हो कि बस पेपर वाले दिन ही पढ़ना है बस। फाइनल ईयर में तो सिर्फ ऐसा होता है कि पेपर वाले दिन ही पढ़ना है बस। अब क्या हुआ भैया, अब जब भैया इसने टिकट करा दी तो हमें भैया जाने का मौका मिल गया। अब गुवाहाटी जाना है, अब एक ही छुट्टी थी, उसमें जाना उसमें आना भी है, आना जाना सब हो गया, और मेरा अगले दिन पेपर है। मैं रात को 10 बजे दिल्ली पहुंच रहा हूँ गुवाहाटी से अपना इंटरव्यू दे के, ठीक है, और रात को 10 बजे से लेके 9 बजे मेरा पेपर है। रात को 10 बजे से लेके 9 बजे तक कंटिन्यूसली मैंने पढ़ा, क्योंकि ना पढ़ता तो भैया काम खराब हो जाता। कंटिन्यूसली मैंने पढ़ा 7 से 10 ये, हालांकि मेरा शरीर ये भी कह सकता थक गया भाई, है ना। मैंने कंटिन्यूसली पढ़ा और 9 बजे मैं उस पेपर में, मेरे नंबर भी 70 से 80 के बीच में आए होंगे 100 से, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में, पक्की बात है, ठीक है। और ये मतलब ऐसे एक बच्चा ऊपर पूछ रहा था कि भाई पढ़ते क्या था, तो ऐसे भी दिन थे कि उसके बाद आईआईटी गुवाहाटी से मेरे को अप्लाइड कंट्रोल मिलने के बाद भाई, लेकिन मेरे को किसी ने बताया कि आईआईटी में चला गया तो आईईएस की तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो भैया मैंने डीटीयू का भी भर रखा था, डीटीयू में भी मेरा नाम आ गया, और डीटीयू में मेरे को मिल गई ब्रांच वीएलएसआई, एमटेक में वीएलएसआई ब्रांच मिल गई। अब मेरे पास ऑप्शन 2 थे कि डीटीयू या आईआईटी गुवाहाटी। आईआईटी गुवाहाटी में मेरे को मिली थी कंट्रोल आईसी ब्रांच थी, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इसमें एमटेक मिली मेरे को वहां पे, ठीक है। अब लेकिन लोगों ने डरा दिया थोड़ा सा, एक तो गुवाहाटी है कि दिल्ली से इतने दूर चले जाएंगे, क्योंकि सारे कोचिंग वगैरह सब दिल्ली में है और हर चीज़ दिल्ली में है। तो फिर मैंने इसको क्या कर दिया, काटा मार दिया, ठीक है। और दूसरा प्रेशर मेरे पास था कि मेरी नौकरी लग गई थी, जॉब भी थी मेरे पास। अब मेरे को इन 3 चीज में से एक चीज चूज करना था, और मैं ये चीज देख चुका था कि जो +2 के बाद मेरे से गलती हुई कि मैंने एक गलत कॉलेज चुन लिया, उसके बाद मेरा साल खराब हुआ। अब मैं वो चीजें नहीं करना चाहता था। तो मेरे को पता लग गया था जॉब तो मैं भाई नहीं करूंगा, फील्ड में भी इसमें जाना पड़ता था, और वैसे भी ऑफिस की भी थी, फील्ड में भी जाना पड़ता था आपको। हालांकि आपके साथ फील्ड के लिए बहुत सारे छोटे वाले इंजीनियर भी रहते थे आपके साथ, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आपको कभी कभी बहुत प्रॉब्लम में जाना पड़ता था फील्ड में, एयरटेल में, ठीक है। तो फिर मेरे को लगा कि इसको तो कैंसिल ही मारता हूँ, क्योंकि मैंने 7 मंथ में 7 महीने की जब ट्रेनिंग हुई थी तो मैंने काम देख लिया था कि क्या होने वाला है आगे। अब मैंने ये आईआईटी पे भी कांटा मार दिया और मैंने ले लिया डीटीयू। जब मैंने डीटीयू लिया तो मेरे पे प्रेशर आ गया बहुत तगड़ा। क्यों आ गया मेरे पे प्रेशर बहुत तगड़ा? डीटीयू जब मैंने लिया, मेरे पे डीटीयू आने में प्रेशर कैसे तगड़ा आ गया कि एक तो मेरी लोन की किस्त चालू होगी, जो मैंने 1,60,000 रुपये का लोन लिया था उसकी किस्त चालू हो गई है। उस टाइम पे 40,000 फीस थी, 40,000 गुना 4 करेंगे, 4 साल की फीस 40,000 गुना 4 करेंगे, इतना आइडियली लोन लिया था हमने। अब ये हमें वापस अगर करना था, जो भी किस्त बनती, जितना भी करना होता, तो उसके हिसाब से अब मैं अपने माता पिता से तो मांगूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे माता पिता को पता है कि मेरी 30,000 रुपये की नौकरी लग चुकी थी और वो मैं नहीं कर रहा। और दूसरा
प्लस दूसरा मेरे को डीटीयू की फीस भरनी है जो कि 45,000 रुपये है, 45,000 रुपये प्लस हॉस्टल की फीस भरनी है। मैंने गेट क्लियर करा है तो मेरे को स्कॉलरशिप भी मिलेगी, ठीक है। मैंने कैलकुलेशन बिठाई 8,000 रुपये स्कॉलरशिप मिलनी थी, 8,000 को मैंने 12 से गुणा करा तो ये तो कुछ 12 8 कितना जितना भी बना, 12 8 कितना होता है भाई, अरे करना भाई गुणा, 12 8 कितना होता है भाई, है 96 96,000 रुपये, 96,000 रुपये, 96 में से भाई 45,000 तो फीस के ही होंगे, है ना। और उसके बाद लोन को कैसे वापस करेंगे, तो मैंने क्या करा, मैंने एक जगह एक दो इंस्टीट्यूट एक्सप्लोर करे कि भैया मैं 2 बार गेट क्वालिफाइड हूँ, ये 2000 मतलब एक थर्ड ईयर में एक फाइनल ईयर में, उनको बोलने लगा तो वो मेरी शक्ल देख के कहता इतना छोटा, और ऊपर से मेरे हाथ को देख लेते और अपने माइंड से साला कुछ भी बनाते रहते, और मेरे को कोई ब्रेक ही नहीं दे रहा, मेरे को पढ़ाने का कोई ब्रेक ही नहीं दे रहा तुम्हारे भाई को। तुम्हारा भाई डेस्परेटली इस टारगेट पे पहुंचना चाहता था, 30,000 रुपये महीने पे पहुंचना चाहता तुम्हारा भाई, क्योंकि तुम्हारे भाई को 8,000 रुपये तो मिल रहा है, 22,000 रुपये आपके भाई को इकट्ठा करना था। ये 22,000 रुपये कैसे इकट्ठा होगा, तो भैया यहाँ पे कोई दिल्ली मेट्रो का कोई इंस्टीट्यूट पता लग गया, वो बिल्कुल दिल्ली मेट्रो का इंस्टीट्यूट एक कॉलेज के साथ में था जिसका नाम था JNDIT, ठीक है जी। अब क्या हुआ, जब मैं इस इंस्टीट्यूट में गया, इसने मेरा कह रहा कि ठीक है, लेकिन कह रहा कि मेरे को ये क्लासरूम दिखाने गया, क्लासरूम में भाई साहब पूरी क्लास बैठी हुई भर के। पहली बार तो मेरे को भी आ गया थोड़ा सा कि भाई मैं पढ़ा पहली बार रहा था, मतलब स्टेज काफी बार हैंडल करी थी, पर मैंने सोचा यार स्टेज की तरह इसको लेता हूँ, जैसे स्टेज हैंडल करी थी वैसे हैंडल करूंगा, यहाँ पे क्या दिक्कत है। लेकिन उसने मेरे को मौका देने से पहले मेरे को क्लास दिखाई, और मैं बच्चे तो देखे, कह रहा देखो, मैं आ गया, फिर उसका ओनर कहता देखो आपकी एज क्या है और इन बच्चों की एज क्या है, ये आपसे बड़े लग रहे हैं, ये देखो ये कौन, ये कुछ तो इसमें शादीशुदा लोग हैं, और ये कुछ लोग दिल्ली मेट्रो में जॉब कर रहे हैं, लेकिन ये अपने प्रमोशन के लिए DMRC JEE की तैयारी करने आए हैं। मैंने कहा मैं करा दूंगा, मैं क्यों करा दूंगा, क्योंकि मैं गेट क्वालिफाइड हूँ, एक बार नहीं 2 बार, और मैं अभी IAS की तैयारी भी कर रहा हूँ, और मेरे को IIT रुड़की से IIT गुवाहाटी का कॉल लेटर दे देखो, वहां पे मेरे को ये देखो ये ब्रांच ऑफर होगी थी, और ये देखो मैंने DTU में भी मेरे को ये ब्रांच मिल गया, और मैं अभी DTU से VLSI ब्रांच में कर रहा हूँ। अब तुम कहोगे तुम्हें कैसे पता लगेगा ये इंस्टीट्यूट, हम जब मेस में जा रहे थे, मेस के बाहर एक नोटिस लगा हुआ था टीचर रिक्वायर्ड और ब्रांच लिखी हुई थी, और नीचे फोन नंबर लिखा हुआ था, उस नंबर पे मैंने कॉल करा और पहुंच गया मैं यहाँ पे। हाँ साला पहला या दूसरा दिन था मेरा, मेस में खाना खाने गया ना DTU में, उस मेस के बाहर ये नोटिस लगा होता, हो सकता है इंस्टीट्यूट को टीचर चाहिए हो। तो वो मेरे को कह रहा भाई ये दिल्ली मेट्रो का इंस्टीट्यूट है, और यहाँ पे अभी आपसे पहले 4-5 टीचर आ चुके हैं, 1 2 3 और 4, ये आप 5वें बंदे हो, आप जो 4 आए बच्चों ने उनको नकार दिया, तो तुम कौन सी खेत की मूली हो। मैंने कहा यार एक बार मौका तो दे दो, उसने मेरे को मौका नहीं दिया, और भाई मेरे को वापस भेज दिया। मेरे को बड़ा गंदा लगा वैसे उस टाइम, तो मेरे को वैसे उस टाइम बड़ा गंदा लगा कि यार ये क्या हो गया, मेरे को वापस क्यों भेज दिया, तब ऐसे लग रहा था। तो लेकिन मैंने फिर भी हिम्मत, मैंने कहा ऐसे और भी इंस्टीट्यूट मैं देखूंगा, एक्सप्लोर करूंगा। तो उस टाइम पे मैंने फ़ोन ले लिया था, नोकिया 2300, उस टाइम पे FM आता था, इसमें सांप सीढ़ी की सेम होती थी बस ये नोकिया 2300, ताकि ये इंस्टीट्यूट से संपर्क हो पाए, ये सारी चीज़ें। ये मैं आपको फाइनली M.Tech में जस्ट जब मैंने अभी आया हूँ, सोचो भाई मैं कहाँ पे था, मैं मेरे पास नोकिया 2300 साले तुमने नाम भी नहीं सुना होगा, किसी ने सुना होगा तो ध्यान करो, जिसमें सिर्फ रेडियो था, रेडियो FM था। और ये किस ईयर की बता रहे हो, अरे भाई ईयर मत पूछो यार, अभी था ये 2000 के आसपास की बात है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो उसके दिए 2007 के बाद की बातें, 2008-9 की बातें हैं, ठीक है। फिर घर वालों ने का पास था क्या, घर वालों के पास था, अच्छा। तो उसमें क्या था, फिर मैं जब जय माता दी, अरे घर वालों के पास था, अच्छा ठीक है भाई, नोकिया 2300 पता लग गया उसको, बंदे को, चलो जो भी था। ये 2010 की ना बात हो, ये क्या 2010, तो अच्छा अभी मैं आगे चलता हूँ, ईयर में कंफ्यूज हो जाऊंगा। 2011 से तो मेरे को सारी चीजें पता है कि कब GCC परफॉर्म हुआ, कब GND में पहुंचा था मैं 2011 में, और उस टाइम पे GND में जब मैं 2011 में गया तो मेरी M.Tech चल रही थी, और मुझे JND का कैसे पता लगा, जिस DMRC के इंस्टीट्यूट में गया उसमें बहुत सारे बच्चे यहाँ की इस कॉलेज के थे, और वो कह रहा कि सर आप हमारे कॉलेज में क्यों नहीं पढ़ाते, आप तो बढ़िया पढ़ाते हो। तो उस इंस्टीट्यूट में मेरे को पहली बार तो नहीं बुलाया,
दूसरी बार मैंने खुद ही अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को पीछे रखते हुए, क्योंकि मेरा टारगेट मुझे दिख रहा था कि मुझे 22,000 रुपये इकट्ठे करने हैं भाई, मेरी नौकरी इतने की लगी थी तो मैं अपने फैमिली को इतना तो दूंगा ही, 8,000 ये और ये, तो उसके बाद खाना पीना मैं बाद में देखूंगा, मैं इतना तो अपनी फैमिली को दूंगा ही कि मैं बेशक एमटेक कर रहा हूँ पर आप 30,000 रुपये मैं आपको दूंगा ही दूंगा। और यकीन मानो तुम मेरा, मैं आने उससे उसके थोड़े से टाइम बाद इससे भी ऊपर अमाउंट देने लग गया था अपने घर वालों को, इससे ऊपर, इस चीज से ऊपर। तो बड़े आराम से मेरी लोन की किस्त भी जा रही थी, मेरे घर का भी सारी चीजें चलने लगी थी, मेरी सिस्टर की शादी होनी थी वो भी बढ़िया होने लग गया था, मतलब ऐसे करके सारी चीजें बढ़िया चल रही थी, कोई दिक्कत वाली बात हुई नहीं। तो जब मैं यहाँ पे गया ना, तो ये लोग उस टाइम पे मेरे को बड़ा नॉमिनल सा प्राइस इन्होंने पर आवर का दिया। मैंने कहा मेरे को आवर में और उस टाइम पे पैसे में कोई दिक्कत नहीं थी, मैंने कहा मुझे पढ़ाना है बस। तो मैं भैया अपने पूरे जुनून से लगा रहा। वहां से धीरे धीरे पता लगा जेएनडी का, उस टाइम पे जेएनडी में पता नहीं कुछ 500 रुपये घंटा देते होंगे पढ़ाने का, तो वहाँ 500 रुपये घंटा पढ़ाने चला गया। उसके बाद यहाँ पे इनकी डायरेक्टरेट बॉडी ने इंटरव्यू के लिए इंटरव्यू रखे, 2012 की बात है शायद, उसमें भाई सबसे पहली रैंक की मेरी थी, जब इंटरव्यू रखे सबसे पहली रैंक की मेरी थी, जो भी पूछा तो उसमें वहाँ पे आ गया। तो तब से मैं यहाँ पे साथ साथ पढ़ा रहा था। लेकिन उससे पहले जब मैं उस कॉलेज में जब पार्ट टाइम के लिए गया था, जब 500 रुपये पर आवर देते थे, तो उस टाइम पे मैं पैरेलली और भी जगह जा रहा था, और भी जगह पढ़ा रहा था, और साथ साथ मेरी मास्टर्स भी चल रही थी, मेरी एमटेक भी चल रही थी, ठीक है। तो तब मेरे को अपना पता लगा भाई ये अगर इस कॉलेज में चले जाओगे तो साथ साथ वो, तब हाँ कॉलेज में जब गया तो वो बच्चे कह रहे कि सर हमें आप ऐसा करो, जेई के लिए नहीं, हमें तो आगे पढ़ाई के लिए पढ़ना है। आगे पढ़ाई कौन सी सर, मेरे को हमें पढ़ना है सर बीटेक के लिए पढ़ना है। तो बीटेक का सिलेबस क्या सर भाई, जब मैं इसके अंदर घुसा और जब बाद में जाके देखा कि बालकों को तो पता ही कुछ नहीं है, और जो किताब वो ला के मेरे को दे रहे वो भैया दुनिया की सबसे नकली बुक और चलती जा रही है आगे। तो बस उसके अंदर घुसता चला गया और आज का दिन आ गया तुम्हारे सामने है ये। और इस तरह से ये जर्नी जेएनडी में और ये कॉलेज की, और फिर वो जीसीसी बना, जीसीसी के बाद उसकी 1 शाखा 2 शाखा, उसका रिजल्ट 18 बच्चों से शुरू हुआ था, नहीं 21 बच्चों से शुरू हुआ था। 21 बच्चे थे क्लास में, 18 बच्चे जब पहली बार शुरू हुआ था तो उसमें 18 बच्चों को उनका जो मन चाहा कॉलेज था वो मिल गया था, 18, और 3 ही रहे थे। उसके बाद फिर वो चलता चला गया। इसमें गवर्नमेंट जॉब कैसे, बता तो दिया भाई, 2012 में बताया तो सारी चीजें बताई। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, बस उसके बाद अब मैं चलता हूँ। बस ये ऐसे फिर धीरे धीरे 2015 में शायद हमने इसको एक बड़ा रूप दे दिया। 2011 तक तो भैया जीसीसी की अपनी बिल्डिंग नहीं थी, कभी इधर बोरो कर, कभी इधर बोरो कर, कभी इधर बोरो कर। फिर 2012 में फाइनली एक रेंट पे बिल्डिंग मिली छोटी, फिर वो बड़ी बिल्डिंग हुई, फिर वो उससे बड़ी बिल्डिंग हुई, फिर वो उससे बड़ी बिल्डिंग हुई। फिर 2015 में इसकी 3 शाखा, उनकी अपनी अपनी बिल्डिंग हुई। फिर अब जो अभी 2016 से जो बिल्डिंग है वो कुछ 220 गज में है स्पेस। वो उसमें 2-3 क्लासरूम है, एक ऑफिस है, और वो सब चीज़ें हैं अपना, कोई दिक्कत ही नहीं है। इंटरव्यू बेसिस पे भाई, यूपीएससी में उस इंटरव्यू बेसिस पे ही होता था मामला यार। अभी यूपीएससी अभी भी लेक्चर जिस पोस्ट पे हूँ अभी भी उसमें सिर्फ एक रिटर्न होता है, उसमें बीटेक का सिलेबस आता है गेट का, और उसके बाद इंटरव्यू, और इंटरव्यू का सिलेक्शन। करमवीर सर भी इंटरव्यू बेसिस पे ही हैं, हम लोग भी, हम यूपीएससी के इंटरव्यू, हम डीटीडी के इंटरव्यू के बेसिस पे, वो 2012 से, ठीक है। यहाँ इंटरव्यू बेसिस पे ही रैंक 1 थी भाई, उसमें जनरल कैटेगरी में। उत्तम कुमार सर, मैं कॉलेज के फर्स्ट दिन आपको देखने गया था, मेरा भैया बोला था कि मुंजाल सर को जाकर देखो, कितने पॉजिटिव हैं वो। हे, क्या बात है। कौन है तुम्हारे भैया का नाम भी बता दो उत्तम भाई, तुम्हारे भैया का नाम क्या था भाई। सर आपके ऊपर से सुपर 30 जैसे मूवी बननी चाहिए। हाय हाय, अच्छा भाई। ऋषि सिंह राजपूत भाई, ऋषि सिंह राजपूत शायद जीसीसी का बच्चा है क्या, जीसीसी में पढ़ा है क्या ये ऋषि सिंह राजपूत? वही है क्या जो एनपीटीआई में है ना, एनपीटीआई से बीटेक किया उसने, एनपीटीआई से बीटेक किया शायद। हाँ ग्रेट। ऋषि कौन से कॉलेज में था भाई, मेरे को ध्यान नहीं है। ऋषि शायद मेरे को जेएनडी से नहीं जानता। और मैंने ये एक मेरी अच्छी बात रही है कि मैं कभी भी कॉलेज को और इंस्टीट्यूट को कभी मर्ज नहीं किया। कई लोगों का होता होगा कि जो बच्चा कॉलेज में है उनको बोलना कि भाई हमारे इंस्टीट्यूट में आओ,
या जो इंस्टीट्यूट में है भैया, इस कॉलेज में ना मैंने कभी नहीं, ये अलग ही मैं बिल्कुल रहा और ये अलग ही बिल्कुल रहा, मैंने कभी भी सिंगल एक कॉलेज के बाहर कभी एक पंपलेट नहीं बिकवाया और कभी कोई पोस्टर नहीं लगाया कि यहाँ पे हमारे इंस्टीट्यूट में आके पढ़ो। जितने बच्चे आते गए उनको महीने से पढ़ाते गए, उनसे और बच्चे आते गए, उनको महीने से पढ़ाते गए, उनको और महीने से पढ़ाते गए, और ज्यादा करते रहे, करते गए, करते 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 यहाँ पे आगे तुम्हारे सामने है। अभी तो कुछ ऐसे बच्चे, अभी तो पिछले कुछ समय से जो हमारे पढ़ाए हुए बच्चे थे जिनकी बीटेक हो चुकी है, एमटेक हो गई है, वो जीसीसी में पढ़ा रहे हैं, हमारे खुद के पढ़ाए हुए। तो क्योंकि हमें 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 अपना टाइम याद आ जाता था ना कि जब कभी हमें भी किसी ने ब्रेक दिया था, तो हमें हमें क्या दिक्कत है देने में। जो मैथ के सर हैं आपके जो हैं उनका यही है ना। बाकी अभी मैंने देख रहा था कि व्हाट्सएप पे मैंने लिखा तो सिर्फ उसमें 6 बच्चे हैं जिन्होंने लिखा कि मैम पढ़ाए। चलो अब बात की बात है, अब मैं चलता हूँ यार सीधा। भाई ये थी मेरी स्टोरी। तो बज के 3:30, ओके बाय बाय टाटा। अंकित रोने लगेगा यार। तो ये थी भाई की स्टोरी। चलो मैं जाऊं क्या अंकित भाई, आज के लिए काफी है सर। कोई दिक्कत नहीं है सर, बढ़ा दो भी सर। जो आए सर आपने चार्जिंग 100% कर दी सर हमारी। अब तो सर आप रात तक बिठा लो, 9-10 बजे तक तो भी नहीं लेंगे सर अब तो हम। हाँ जी सर, सही कह रहा है सर आपकी चार्जिंग डाउन कर दी सर हम लोगों ने। अब सर आप देख लो आपको कैसे चार्जिंग लेनी है। सर अब आप अपने आप को देखो, अब आप कैसे चार्ज हो गए सर। हम तो 100% चार्ज है सारे के सारे। यस सर, यस सर। ठीक है ठीक है। तो मैं आता हूँ। एक बच्चा आप देख लो सर। कल सुबह यार, कल सुबह तो कॉलेज है और परसों से तुम्हारी मैथ की क्लास है डेली। सर आज ही करा दो क्या सर? सारे फिट है, अभी कोई दिक्कत नहीं है सर। आप अगर ओके हो तो करवा दो आप। हाँ मैं ओके हूँ, मैं ओके हूँ। मेरे को सिर्फ तुम अपना जो पहले जो मेरी बात आपने बोली थी कि मेरी नज़र में टॉप 10 कॉलेज जो हैं, मैं फिट हूँ भाई। बस तुम्हारा, मैंने जो आज तुम्हारा टाइम वेस्ट किया उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। दिल से बोल रहा हूँ, ये ऊपर ऊपर से नहीं बोल रहा। जैसे अभिषेक कुमार यादव बोल रहा है सर्कल सर्कल अब नहीं, मतलब मैं ये कह रहा हूँ, मतलब तुम लोग अगर सारे, मतलब अगर सुनना चाहते हो तो मैं रेडी हूँ। नहीं तो अगर तुम लोग थक गए हो, क्योंकि तुम लोग, मैं समझ सकता हूँ सुबह 9 बजे से हो, तुम लोग अगर थक गए हो तो मैं कल सुबह तो नहीं, कल शाम को देखूंगा टाइम। सर थके हुए तो नहीं है सर? सर बिल्कुल भी नहीं थके हुए सर। अब तो सर उल्टा बहुत सच्ची फीलिंग आ रही है सर। नहीं है सर, कल तो कॉलेज वाले परेशान करते रहते हैं सर। मैथ की क्लास डेली परसों से, मैथ की क्लास वेडनेसडे से डेली होगी, बुधवार से डेली होगी। जो कोरियर हमने यहाँ से भेजा है ना, वो वहाँ पे सैटरडे संडे तो मूव हुआ नहीं, वो वहाँ पे बुधवार को पहुंचेगा। बुधवार को सुबह हो गया तो शाम को बुधवार को क्लास होगी, वीरवार को भी होगी, शुक्रवार को भी होगी, 3 दिन लगातार होगी। और अगर तुम लोग कहोगे सैटरडे संडे में भी हो तो तभी भी देख लेंगे, ठीक है। मोहिनी, नींद तो नहीं आ रही? मोहिनी भी है। चलो भाई, इसमें मोहिनी भी थी, और भी कोई था क्या इसमें? मोहिनी, नींद तो नहीं आई बेटे? नो सर, बिल्कुल भी नहीं। चलो ठीक है। तुम लोग तो वैसे कॉलेज में हो ही, लेकिन उस तरह से कभी इंटरेक्शन नहीं हुआ जिस तरह से आज मैंने अपना, मतलब जो पर्सनल जो भी मेरे पास था, मैंने तुम सब लोगों के, क्योंकि एक परिवार है अब हम लोग ना, हम लोग 1 साल के लिए अब ऐसे जुड़े हैं कि भाई कि हम लोग एक पूरी फैमिली की तरह ही जुड़े हैं, ठीक है। तो नींद नहीं आनी चाहिए किसी को। अगर किसी को मैंने बोर करा तो यार कान पकड़ के सो रही है भाई। अगर किसी को मैंने बोर करा, श्रेया भी है इसमें, ऋतिक त्याल भी है। मैं लड़कियों को थोड़ा ज़्यादा अलग से हाईलाइट इसलिए करता हूँ कि वो कम है, तो कम में वो कहीं पीछे ना रहे, उनको आगे रहना है। अब तो तुमने मेरे से सीख लिया होगा, तो तुम लोगों को ना बिल्कुल आगे रहना है, पीछे नहीं रहना। और दूसरा, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, लड़कियों को मैं स्पेशली क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि लड़कियां कहीं ना कहीं डिप्लोमा की, अब जीसीसी की हिस्ट्री उठा के देखो, पिछली बार मात्र ऐसा हुआ कि किसी लड़की ने, किसी नहीं 3 लड़कियों ने ऐसा करा कि वो टॉप 10 में रैंक लेके आई हैं। एक तो रिया, वो तो जीबीयू में थी, और ट्रिपल एम में 2 लड़कियां हैं, एक थी अंशिका और एक और लड़की थी शिवानी मिश्रा। ये इनकी 1 या 2 रैंक है गर्ल्स कैंडिडेट कोटा में। तो लड़कियां कहीं ना कहीं, मतलब मैं अगर उन्हें कहूँ कि लड़कियां जनरल कैटेगरी में रैंक 1 कब लेके आएंगी, तो वो तुमसे मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि जो बैकग्राउंड में अभी लेके आ रहा हूँ कि भाई हर बार लड़के टॉप कर रहे हैं। अभी जैसे आईपी का रिजल्ट आएगा ना, तुम देखना,
आईपी का रिजल्ट आएगा। हमारे इंस्टीट्यूट में इतनी लड़कियां पढ़ रही थी, उसके बाद भी लड़के टॉप कर रहे हैं। लड़कियां पता नहीं पीछे क्यों रह रही हैं। तो अपने जो भी है अपने इसमें जुड़ी हुई हैं, कितनी लड़कियां हैं इसमें एक तो मेरे को दिख नहीं रहा अभी, मैं इधर देख लेता हूँ कितने लोग जुड़े हुए हैं। इसमें कम लोग हैं वैसे, मोहिनी है और श्रेया है और कोई नहीं है, ठीक है। वैसे तुम्हारे बैच में है 4-5 मेरे को लग रहा है, पर वो कहीं ना कहीं पीछे ना रह जाए भाई। पहले तो तुम दोनों अपने आप से ये आज कमिटमेंट कर दो कि सर हम अपना बेस्ट देंगे और हम आपकी एक्सपेक्टेशन जो आपकी टॉप 10 में, मतलब हम लड़कों को पछाड़ेंगे और हम टॉप 10 में रैंक लेके आएंगे। ये बात मेरी रिपीट कर दो पहले दोनों लड़कियां, और उसके बाद मैं काम चालू करता हूं अपना। जल्दी बोलो जल्दी। सर मेरी तरफ से तो बिल्कुल हाँ है, कहीं ना कहीं टॉप रैंक पक्का आएगी मेरी। ग्रेट, प्राउड ऑफ यू। और दूसरी लड़की श्रेया सिंह? हाँ सर, हम भी ट्राई करेंगे। ट्राई बोलो ना बेटे, ट्राई नहीं कर, पूरी लाइन बोलो ना। अब जब आपने एक टीचर से ऐसे वादा कर दिया, एक लाइन बोल दी है, इसका मतलब है अब आप हम वादा करते हैं अपने गुरु से, तो आप क्या करो, अपने अपने जो भी आपका स्टडी रूम है, स्टडी टेबल है, कि भैया मैंने आज का डेट है, अब मेरे को हमेशा याद रहेगा कि मेरे बेटे ने पापा कब बोला। मेरे बेटे ने पापा 2 अक्टूबर 2020 को बोला। मैं उसको जब वो बड़ा भी होगा तो उसे बोलूंगा, यार तूने पापा मेरे को पता कब बोला था भाई, तूने मेरे को पापा पहली बार 2 अक्टूबर 2020 को बोला था। और उसने पहली बार जब मैं बोला तो मैं उसको देख ही रहा था और वो एकदम से पापा बोल पड़ा। मैंने कहा वाह यार वाह भाई, तू तो बहुत बढ़िया निकला। अभी तू 1 साल का भी नहीं और तूने पापा बोल दिया मेरे को, मम्मा से पहले पापा बोल गया, क्या बात है। यस सर, हम अपना 100% देंगे। हाँ, तो तुम लोगों को भी जो ये, मैं ऐसे लड़कियों को पर्टिकुलर क्यों कह रहा हूं कि बेटे आप हिस्ट्री उठा के देखो जीसीसी की, 2011 से लेके 2020 में, अभी 2020 में ऐसा हुआ है कि लड़कियों ने कुछ वो टॉप 10 में कुछ दिखाई दी हैं, अदरवाइज लड़कियां कभी टॉप 10 में दिखाई नहीं दी। इवन बेटर टॉप 20 में भी दिखाई नहीं देती, वो टॉप 20 के बाद दिखाई देने लगती हैं, 30-40 रैंक के बाद उनका नाम आता है। तो ऐसा अपने को नहीं करना है। तुम जब कोचिंग सेम पढ़ रहे हो, सारी चीजें सेम पूछ रहे हो, तुम्हें घबराना नहीं है किसी से भी, किसी भी लड़के से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जो तुम्हारे मन में डाउट आए तुम पूछो धड़ल्ले से, कोई दिक्कत नहीं है। और तुम ये मत सोचो मुंजाल सर क्या कर लेंगे, ये सारे तो इतनी दूर दूर बैठे हैं, अरे मैं लंका लगा दूंगा इतनी दूर दूर बैठे हुए। इनको पता है कि इन सबकी लिमिट क्या है। तो तुम हम सब एक परिवार हैं, तो तुम खुले में आके अपनी बात को डिस्कस किया करो। मतलब क्या आपको डाउट है, जैसे ऋतिक त्याल पूछते हैं ना, तो तुम लोगों का भी माइक ऑन रहना चाहिए। तुम लोगों को ऋतिक त्याल बनना पड़ेगा, मतलब तुम लोग पूछते नहीं हो। तो मैं ठीक है, इक्वल 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 तब होगा जब तुम लोग भी खुद आगे से आके सारी चीजें डिस्कस करोगी, ठीक है। सर ऑफलाइन कब से आए हम लोग, भाई गाइडलाइन तो आने दे। सर अब खाना खा रहे हो? हाँ नहीं, मैं एप्पल खा रहा हूँ यार, मैं एप्पल खा रहा हूँ यार थोड़ी एनर्जी के लिए। मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं बीच बीच में एप्पल या कुछ ऐसा, अभी मौसमी या एप्पल ऐसा कुछ चल रहा है ना। मैंने बताया था थोड़ा फीवर है मुझे 1-2 दिन से, अभी ठीक है। लेकिन अभी तुम्हें मेरी एनर्जी में ऐसा कुछ लगा क्या कि मुझे ऐसा फीवर कुछ लगा क्या? नहीं ना। हाँ हाँ हाँ, कोई नहीं, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, अबे लड़के तो फोड़ेंगे यार। लड़कियों के लिए थोड़ा सा वो आगे आके नहीं बोलती, शायद वो कम है। अगर वो यही है, अगर मान लो 27 लड़कियां होती और 2 लड़के होते तो वो बोलती ना, पर वो कहीं ना कहीं कम बोलती हैं। तो मैं उनको इसलिए थोड़ा सा वो करता रहता हूँ। बाकी लड़के तो फोड़ेंगे यार, मुझे पता ही है लड़कों का, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं ये कह, हाँ हाँ, क्या बोल 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 भाई, क्या बोल रहा था? कह रहा हूँ सर, अभी स्टार्ट कर दो। हाँ हाँ छोटी भाई, तो टॉप 10 कॉलेजेस के बारे में ऑल ओवर इंडिया लीड कि हम कॉलेज, जय माता दी बेटे, जय माता दी, गॉड ब्लेस यू। अन्ना यूनिवर्सिटी भी तो है, अन्ना यूनिवर्सिटी है, लेकिन मैं ना साउथ में अभी आपको साउथ की साइड नहीं, क्योंकि ना साउथ में बहुत सारी लिमिटेशन है कि आपका डिप्लोमा वहीं से होना चाहिए, आपका डोमिसाइल वहां से होना चाहिए। अगर आपका डोमिसाइल नहीं है तो आपका माता पिता का डोमिसाइल वहां से होना चाहिए। तो साउथ पे अभी हम वहीं डिस्कस करेंगे जहां आप जा सकते हो। तो सबसे पहले तो मैं जादवपुर यूनिवर्सिटी लिखूंगा, सबसे मेरी नज़र में सबसे टॉप पे जादवपुर यूनिवर्सिटी। इसमें पहले +2 का जो पंगा था वो रिजोल्व हो गया है ना। अब +2 का कुछ नहीं है, आपने 10th कर रखी है, डिप्लोमा कर रखा है, आप बस जेई लीट का पेपर फाड़ना है। और जेई लीट में कुछ नहीं आ रहा,
ये आप इसके अंदर बड़े आराम से, अगर आपको कोई भी ब्रांच मिलती है आंख बंद करके ले लो। पहली बात तो इसकी फीस इतनी कम है, और दूसरी बात आपको 100% प्लेसमेंट मिलेगी। जादवपुर यूनिवर्सिटी मेरी नज़र में सबसे पहला कॉलेज है। दूसरा कॉलेज मेरी नज़र में, ठीक है, ये मैं अपना बता रहा हूँ, मतलब लीड के लिए आपको इससे बेटर ऑप्शन नहीं मिल सकता। दूसरा है आपको, अगर मैं दूसरे कॉलेज में जाऊं, इसमें कोई भी ब्रांच, सारी ब्रांच बढ़िया है, ऐसा नहीं है कि भाई मैं ब्रांच वाइज बताऊं, तो इसमें सारी ब्रांच बढ़िया है भाई, पक्की बात है। अगर मैं दूसरा कॉलेज आपको बताऊं, तो दूसरा कॉलेज जो वैसे वो अभी है नहीं है, उसके अंदर लीड है नहीं है, लेकिन अगर वहाँ पे लीड आएगी, मतलब इस बार से लीड आ जाएगी, जिसका नाम है HBTI कानपुर। दूसरे नंबर पे मैं इसको रख रहा हूँ, इसको HBTU बोल सकते हैं, जो यूपी के बच्चे हैं। इसके अंदर भाई मैंने अपनी तरफ से जो मैं कर सकता हूँ बच्चों के लिए अभी करना शुरू कर दिया मैंने, ठीक है। तो HBTI कानपुर सर ये पक्का इस बार पेपर करवाएगी HBTU? अगली बार सर ये कंफर्म है? इस बार नहीं, पक्का नहीं है यार, पक्का तो कुछ भी नहीं है 2021 में? हाँ तो पक्का नहीं है यार। अच्छा सर। हाँ, जब डंडा पूरा कर देंगे तो पक्का क्यों नहीं होगा भाई। अभी लेकिन मैं तेरे को बोल दूं पक्का है, और आगे कोई भी एक हडल आ जाए तो फिर मेरे को कहेगा सर आपने ऐसा क्यों बोला था उस टाइम पे। पक्का नहीं है बेटे, लेकिन बहुत हद तक प्रोबेबिलिटी है कि ये हो सकता है। उसके बाद सर ये यूपीटीयू लीड से एक सेकंड चुप रहो बस एक सेकंड। जो भी डाउट आ रहा है चैट में लिखो, है ना, मेरे को, मैं अभी अपने एंड में लिखता रहता हूँ। उसके बाद पीयू के अंदर जो कैंपस का कॉलेज है UIIT, इसको मैं ले रहा हूँ। कई बच्चे अब सोचेंगे सर आपकी नज़र में YMC नहीं है? अभी है भाई, YMC है, लेकिन मैं रैंक लिख रहा हूँ ना, तो मेरी नज़र में इसकी रैंक 3rd है। इसकी फीस को देखते हुए, इसकी प्लेसमेंट को देखते हुए, इसके रिसर्च वर्क को देखते हुए, और इसकी एलुमनाई को देखते हुए, इनकी एलुमनाई को देखते हुए। ये चंडीगढ़ में है, ये कॉलेज कहाँ पे है? चंडीगढ़ में, ठीक है। उसके बाद YMCA जो कि अब JC बोस के नाम से है, ये फरीदाबाद में है। ये हरियाणा लीड के अंदर आएगा। ये तुम्हारा JEE लीड के अंदर, सारे लीड अलग अलग हैं, ये JEE लीड में आएगा। टॉप क्या बता रहा हूँ, ये आपका यूपीटीयू नहीं है, ये अलग से अपना HBTU अलग पेपर लेगा, अलग यूनिवर्सिटी बन चुका है, यूपीटीयू नहीं आएगा, सॉरी। लेकिन ये यूपी वाले बच्चों को प्रेफर करेगा, जिसका यूपी का डोमिसाइल होगा, ये बात ध्यान रखना। लेकिन ये ऑल ओवर इंडिया के बच्चों को, ये YMCA भी ऑल ओवर इंडिया के बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। YMCA हरियाणा लीड के अंदर आएगा। आप इसमें YMCA में कोई भी ब्रांच ले लो, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, यहां पे आपको 90% से लेके 100% के बीच में प्लेसमेंट मिलेगी। मैं यहीं से हूं, मैं भी प्लेस हुआ था, और मेरी क्लास में 90% से ऊपर बच्चे प्लेस हुए थे, चाहे वो लीड से क्यों नहीं आए थे। तो चौथे नंबर में ये है मेरी नजर में, ठीक है। तो चौथे नंबर में मेरी नजर में YMCA है। YMCA में सिविल भी है, सिविल लेकिन अभी ना नया खुला है, प्लेसमेंट सिविल की भी भाई 100% ही आएगी, कोई दिक्कत नहीं। निशांत राजपूत, आंख बंद करके ले लेना। वैसे सिविल के लिए अगर तू जाना चाहता है तो मैं नीचे लिख रहा हूं कॉलेज का नाम, डी क्रस्ट मूर्थल, ठीक है, डी क्रस्ट मूर्थल, ये मैं लिख रहा हूं 6th नंबर। सिविल के लिए आप, सिविल है, केमिकल है, फूड है, उसके लिए आप इस कॉलेज को जा सकते हो। वैसे कंप्यूटर के लिए भी अच्छा है ये, EC के लिए भी अच्छा है ये, मैकेनिकल के लिए भी अच्छा है ये, और जो और भी ब्रांचेज है उनमें ये ठीक है, ये अच्छी यूनिवर्सिटी है। इसका नाम पहले होता था CR इंजीनियरिंग कॉलेज, और ये हरियाणा लीड के अंडर ही आएगा। हालांकि ये अलग यूनिवर्सिटी है, ये अपना अलग पेपर नहीं लेती। हालांकि YMCA अलग यूनिवर्सिटी, ये अपना पेपर नहीं लेती। अब कई बंदों के क्या सर हरियाणा लीड तो परसेंटेज बेस पे हो गया, अरे वो इस बार हुआ है भाई, अगली बार पेपर होगा वही 90 क्वेश्चन का, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, और 90 क्वेश्चन आएंगे कैसे, जैसे हम पढ़ाएंगे वैसे आएंगे, ठीक है, पक्की बात है। 100% है, 100% पेपर होगा, ये भी पक्की बात है। क्योंकि भैया अगर ये पेपर नहीं लेंगे तो भैया इनको कोर्ट का मुकाबला करना पड़ेगा। अभी भी इन्होंने कोर्ट से परमिशन ली है पेपर ना करवाने की, कोर्ट ने परमिशन दिया, वो भी कोविड को देखते हुए। कोर्ट वैसे, क्योंकि हरियाणा में धांधलेबाजी बहुत हो जाती है अगर पेपर की बिना करें, इसलिए ये हमारे में जैसे किसी बंदे ने लगाया था, तब कोर्ट ने स्ट्रिक्टली डिसीजन दिया था, जो हरियाणा टेक्निकल एजुकेशन बॉडी है, कि भैया तुम लोगों को पेपर लेना है, ठीक है।
अच्छा जी, उसके बाद पांचवें, उसके बाद मैं आता हूँ, उसके बाद आप यूपी में ही वापस से जाओगे, क्योंकि ये जो पांचवें छठे भी लिखा, इसके बाद हम यहाँ पे छठा सर और पांचों पे तो सातवां। कुछ लिखा ही नहीं सर। सर अरे पांचों पे कुछ नहीं लिखा, अरे सॉरी बस सॉरी, चौथे पे YMCA था। चौथे वाईएमसी, पांचवें पे डी कृष्ण मूर्ति लिखा था मैंने। सर DTU भूल गए। अबे डीटीयू भूला नहीं हूँ, डीटीयू में पता ही नहीं है ना, डीटीयू डीटीयू के साथ एनएसयूटी भी तो जुड़ गया अब इनमें क्या है कि ये अगर ओपनली ओपन करेंगे तो ये अपना अलग अलग ही रहेंगे, और अभी तक अगर मैं डीटीयू को ले लूंगा और तुम लोग डीटीयू के लिए डेस्परेटली देखने लगोगे, मेरा कल या परसों इंटरव्यू आएगा यूट्यूब पे, मैं एक डीटीयू के बच्चे का इंटरव्यू ले रहा हूँ, उसका खुद का यूट्यूब चैनल भी है, उसके 300 के सब्सक्राइबर के आसपास है, उससे एक दिन बाद एक और इंटरव्यू आ रहा है, वो इंटरव्यू बन चुके हैं, वो आएंगे अभी यूट्यूब पे डालेंगे, उसके 600 के सब्सक्राइबर है, 600 के, यानी इन लोगों को यूट्यूब से 1 लाख से ऊपर ये पैसा कमा रहे हैं एक महीने का, एक डीटीयू में और एक अंबेडकर में है, यानी एनएसयूटी में। तो इनके साथ मैं जब आपको बताऊंगा ना, तो ये चीजें आपको डीटीयू की और एनएसयूटी की भी पता लगेंगी, यूट्यूब चैनल पर भी जाके अजय देखना राज, अजय राज, अब इनका मैं जल्दी इंटरव्यू लूंगा, तो आप उसमें देख लेना, अपना स्कूल नहीं है, अरे नहीं है, अभय राज मुझे नहीं है यार, अभय राज कोई डिप्लोमा वाला बंदा थोड़ा है, वो तो बीटेक का बंदा था, अभय राज नहीं, अभय राज के तो 20,000 ही तो हैं, 20,000 नहीं मैं कह रहा, मैं कह रहा हूँ 3 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर हैं उस बंदे के, वो जीसीसी में पढ़ा हुआ बच्चा है भाई, अभय राज तो यार उसके सामने कुछ भी नहीं है यार, जो आएगा लड़का। अमन दत्तरवाल तो भाई बहुत ऊपर का लौंडा है यार, अमन दत्तरवाल तो मतलब मैं अमन दत्तरवाल को बहुत लाइक करता हूँ, एनएसयूटी का बंदा है। मैं तो वो बंदों की बात कह रहा हूँ जिन्होंने डिप्लोमा करा, डिप्लोमा के बाद जो बीटेक कर रहे हैं और आज की डेट में बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, साथ में बीटेक कर रहे हैं, मैं उन लोगों का इंटरव्यू लिया है मैंने, वो जल्दी मैं उसको एडिटेड करके यूट्यूब पर डालूंगा, आप देख लेना। हाँ आ गया भाई, आ गया, बिल्कुल आ गया, बिल्कुल बिल्कुल यार, बढ़िया बंदा है, नो डाउट। ठीक है, सलाम करना अमन दत्तरवाल, बढ़िया बंदा है यार ना, निस्वार्थ भावना से वो पूरे सिस्टम के लिए कोशिश करता है। अमन दत्तरवाल भी एनएसयूटी से बीटेक किया है। अब तुम लोगों के पास एक मौका है कि तुम्हें एनएसयूटी और डीटी, अब ये बंदा बोल रहा है डीटी बोल के, अरे यार ये इतने फ्लक्चुएटेड इंस्टीट्यूट हैं कि इनके बारे में अभी बात करना जायज नहीं रहेगा, अदरवाइज तो अगर डीटीयू पिक्चर में है, एनएसयूटी पिक्चर में है, तो रैंक 1 इसको देंगे, मतलब हम अपनी नजर में रैंक 1 इसको देंगे, रैंक 2 इसको देंगे, फिर रैंक 3 देंगे जादवपुर यूनिवर्सिटी को, रैंक 4 देंगे, फिर उसके बाद रैंकिंग चेंज हो जाएगी। लेकिन डीटीयू में अभी जैसे केस है कि भैया 19 सीटें निकली हैं, तो अगली बार मान लो पता लगे 10 सीटें ही निकली हैं, है ना, और आप लोग पूरा साल उसको दे दो और पता लगे आपकी ब्रांच में तो सीट ही नहीं निकली, तो मैं ये कह रहा हूँ कि उसके लिए अभी रुकना पड़ेगा, उसको अभी हम पिक्चर में नहीं ले रहे हैं, भूला नहीं, उसको टेंशन मत लो, अभी भूला नहीं हूँ, लेकिन उसकी जो कागजी कार्रवाई है वो पूरी होने दो, उसके बाद देखते हैं। अभी तक जो हमारे पास ऑप्शन हमें पता है कि 100% हमें अवेलेबल है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो पांचवें पे मैंने डी कृष्ण मूर्ति लिख दिया था दोस्तों, छठे पे मैं लिख रहा हूँ आईआईटी लखनऊ, इसमें कोई भी ब्रांच ले लो, आईआईटी लखनऊ में या यूपीडीयू लीड के अंदर आता है, कोई भी ब्रांच ले लो आप, कोई भी, सारी ठीक है, सारी ठीक है, सबकी प्लेसमेंट ठीक है, ठीक है। उसके बाद 7वें पे आप देख सकते हो ट्रिपल एम यूटी, ठीक ठीक है, इतना बढ़िया भी नहीं है, लेकिन इनसे ऊपर है जो यूपी के बाकी कॉलेज है ना, जैसे 8वां KNIT या BEIT, इनसे ऊपर है, इन दोनों से ऊपर है ट्रिपल एम यूटी, तो ये 9वें पे ही हो गया। इनमें भी आप कोई भी ब्रांच देख सकते हो, चाहे कोर ब्रांचेस की बात कर रहा हूँ, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर और ECE, ठीक है। इनमें मेरे को सिविल, इसमें तो पक्का सिविल है और अच्छी सिविल, अच्छी प्लेसमेंट है, शायद KNIT में भी सिविल है, और यूपीडीयू में ट्रिपल एम में तो है ही है, BEIT में या इसमें मैं BIET है या BEIT है, ये देख लेना, BIET है शायद, पता नहीं, देख लेना, ठीक है। तो इसमें भी सारी ब्रांचेस ठीक है, यूपी में यही है। पंजाब में मैंने एक ही बताया, वो जो UIT, उसके बाद है स्लाइड, इनके बाद है स्लाइड। ये जो 9वें नंबर पे लिखा ना मैंने, इसको काट दो, इसके 9वें नंबर पे स्लाइड कर लो और 10वें पे लिख लो BIT, हाँ थोड़ा सा सही कर लो स्लाइड को। आप क्या करो, स्लाइड की यार, स्लाइड सेंट्रल तो है, लेकिन ना बड़ा दिक्कत आ रहा था, मैं पीछे देख रहा था प्लेसमेंट का, बच्चों का कहना ये था, और कई सारी चीजों में बढ़िया है, लेकिन वो उसको मैं 9वें नंबर पे रखता हूँ अपनी नजर में, स्लाइड को। KNIT में है, ठीक है निशांत भाई, ठीक है, तो स्लाइड को मैं 9वें नंबर पे रख रहा हूँ, 10वें पे मैं BIT को रख रहा हूँ। स्लाइड को प्लीज अपडेट कर लीजिएगा, लेकिन KNIT स्लाइड से ऊपर है, नो डाउट,
ठीक है, अगर आपको KNIT मिल रहा है और आपको स्लाइड मिल रहा है तो आपको उधर ले लेना चाहिए। स्लाइड और BIT के ठीक नीचे अगर आपको BIT नहीं चाहिए और आपको दिल्ली चाहिए तो आप महाराजा अग्रसेन में ले सकते हैं, महाराजा सूरजमल में आप ले सकते हैं और भारतीय विद्यापीठ में आप ले सकते हैं। इन तीनों जीबी पंत, ओ जीबी पंत, यार जीबी पंत भूल गया यार, सॉरी यार। कौन सा नंबर पे आएगा सर वो बता दो, स्लाइड वो स्लाइड लेंगे और लगा के लिख लेंगे। एक्चुअली क्या है कि जीबी पंत को तो मैं KNIT के तुरंत बाद लिखूंगा, यानी स्लाइड से ऊपर लिखूंगा जीबी पंत को। अच्छा सर, प्लीज यार आप इसको कर लेना, स्लाइड से ठीक ऊपर लिखूंगा मैं जीबी पंत को। जीबी पंत जो दिल्ली वाला है ना, ये तो बहुत फाड़ कॉलेज होने वाला है आने वाले टाइम में भाई, आने वाले टाइम में भी, और अब भी है यार ये इसका, ये इसमें कोई जवाब नहीं है। लेकिन AIT मैंने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो NSUT में चला गया, इसलिए AIT अंबेडकर इंस्टीट्यूट को जो गीता कॉलोनी उसको छोड़ दिया, क्योंकि NSUT अब क्या करेगा वो तो सबके साथ ही होगा। NSUT और DTU, जो DTU करेगा वही NSUT करेगा, और मुझे लगता है कि ये अपना लीट अलग से एग्जाम कराएंगे। तो यानी AIT और जो जाफरपुर है सिविल ब्रांच के लिए, जो ये हमारा AIT था और चौधरी ब्रह्म प्रकाश वाला, ये दोनों की क्या चले गए, ये दोनों बन गए NSUT, और NSUT अपना लीट का अलग से एग्जाम कराएगा, DTU भी अपना लीट का अलग से एग्जाम कराएगा, और ऐसा हो सकता है कि ये दोनों अपना एक कॉमन लीट का एग्जाम करा लें, ऐसा हो सकता है। फुल टाइम लीट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। लेकिन अभी ये यार एक क्वेश्चन मार्क में है अपने को, लेकिन मेंटली प्रिपेयर रहना है, अपने को रीजनिंग पार्ट क्लियर रखना है अपने को मैथ पार्ट क्लियर रखना है अपने को जो फिजिक्स मैकेनिक्स का जो पार्ट है वो क्लियर रखना है अपने को जो केमिस्ट्री वाला पार्ट है वो क्लियर रखना है। तो 90% चांसेस है कि यही इसका कोर्स रहेगा इन दोनों का, तो हम इन दोनों को भी अपने माइंड में रखेंगे, क्योंकि इन दोनों की रैंक फर्स्ट और सेकंड होगी अगर हुआ तो। उसके बाद भाई जो जीबी पंत था वो स्लाइड से ठीक ऊपर कर लेना, जीबी पंत को स्लाइड से ठीक ऊपर कर लेना। मैं स्किप कर गया तो उसको सॉरी दोस्तों, प्लीज उसको रेक्टिफाई कर लेना। कर लिया तो नीचे एक बार जय माता दी लिख दो, अगर आपने कर लिया उसको तो जय माता दी लिख दो प्लीज एक बार, ठीक है ठीक है। और कोई डाउट भाई? सर फॉर मैकेनिकल सर IIT ऊपर है या डी क्रस्ट सर? मेरे हिसाब से सर जैसे मैंने सर्च किया सर मैकेनिकल के लिए IIT अच्छा है, डी क्रस्ट। एक सेकंड रुक जा, एक लड़का पूछ रहा है KIT भुवनेश्वर प्राइवेट है, मगर अच्छा कॉलेज है लेकिन वो प्राइवेट है। तो पहले हम अभी गवर्नमेंट के ज्यादा ऑप्शन देख रहे हैं भाई, अनुभव, उसके बाद प्राइवेट पे जाएंगे, ठीक है। प्राइवेट में भी अगर तू दिल्ली में रह रहा है तो तेरे को महाराजा अग्रसेन के देखना चाहिए। उड़ीसा में जा रहा है तो वो भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ठीक नहीं है, अपना स्टेट छोड़ के कौन जाएगा प्राइवेट यूनिवर्सिटी में। प्राइवेट तो ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं। KIT ठीक है, लेकिन महाराष्ट्र के बेस्ट कॉलेज, महाराष्ट्र में मोहिनी क्या करोगे जब तुम वहां पे अप्लाई नहीं कर सकते महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र का डोमिसाइल डोमिसाइल है आपके पास? यस सर। ओके, तो उसमें तो बेटे ये बेस्ट है, पुणे में COE कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। लेकिन मैंने तो बेटे उसको टॉप 10 में रखा ही नहीं, वैसे ही टॉप 10 में आएगा, लेकिन इसको मैंने टॉप 10 में इसलिए नहीं रखा बेटे क्योंकि उसमें महाराष्ट्र का डोमिसाइल चाहिए, हमारे पास यहाँ पे बच्चा एक आधा होगा, तो इसलिए मैंने उसको नहीं रखा। कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, ये अच्छा कॉलेज है, टॉप का कॉलेज है वहाँ का, नंबर 1 है ये बेटे, नंबर 1। इसकी प्लेसमेंट 100%, इसका रिसर्च वर्क बहुत बढ़िया, तो ये कॉलेज बढ़िया है। उसके बाद भारतीय विद्यापीठ है, प्राइवेट है, लेकिन आप भारतीय विद्यापीठ जो दिल्ली वाला है और जो पुणे वाला है, मतलब पहले पुणे का खुला था उसके बाद ये दिल्ली वाला आया, दिल्ली वाले की भी अच्छी प्लेसमेंट है, हालांकि ये प्राइवेट है तो इसको भी देख सकते हैं। सर आपने अपने leadcoaching.com पे बिट्स झांसी के बारे में भी कुछ डाल रखा है, बिट्स झांसी जैसे बिट्स प्लान, ये सर उसका नहीं बताया आपने सर बिट्स झांसी के बारे में? मैंने प्राइवेट कॉलेज किसी के बारे में नहीं बताया, मैंने थापर के बारे में, थापर कितना बढ़िया, स्लाइड से ऊपर थापर है, स्लाइड से ऊपर थापर है मैंने। लेकिन यार भाई ये बिट्स है, इनकी 3-3 लाख रुपए फीस है भाई, 3 लाख रुपए एक साल की, यानी अगर मैं 3 साल बीटेक करूंगा लेटरल एंट्री, यानी 9 लाख प्लस 4 लाख यानी 12 लाख रुपए चाहिए यार, इतना तो फिर मेरे को वो ज्यादा लगता है, इसलिए मैंने उनके बिट्स के बारे में, थापर के बारे में डिस्कस ही नहीं किया। KIIT में भी ये फीस 2 लाख रुपए के अराउंड है शायद, बाकी देख लेना पता लग जाएगा आपको, ठीक है। ऐसा तो GBU के बारे में मैंने डिस्कस नहीं करा क्योंकि वो नया है, लेकिन टॉप 10 में GBU नहीं आता। GBU लीट के बारे में भी मैं बच्चों को बताऊंगा, लेकिन GBU लीट में एडमिशन लेना, और कोई बच्चे यूपी में राजकीय विद्यालय में एडमिशन ले रहे हैं तो राजकीय से अच्छा तो GBU है, तो जितने भी राजकीय विद्यालय हैं उनसे अच्छा तो GBU है, तो GBU में ले लेना चाहिए।
एलपीयू कुछ नहीं है, कांटा मार दे साला। सबसे लैंडी यूनिवर्सिटी एलपीयू, अमेठी, गलगोटिया, ये बकवास है, ये सब ये बकवास है सब। ये प्राइवेट कॉलेज के बारे में मैंने यूट्यूब पे पूरा वीडियो बना रखा है, वहां से देख लेना, सही बात कह रहा है भाई। आज मैंने वैसे आपका टाइम वेस्ट करा है, मुझे पता है, उसके लिए मैं दोबारा सॉरी मांगता हूँ आपसे, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अपने उसी पे रहता जो डिस्कस करना था, पता नहीं कैसे बात चालू हुई, ऋतिक त्याल ने बोल दिया सर अपने बारे में बताओ, वहीं पे चलते चले गए। हिमाचल प्रदेश में बच्चा कह रहा है यूआईटी एक कॉलेज है, लेकिन ये टॉप 10 में नहीं आएगा यार। हाँ, लेकिन ये टॉप 15 में जरूर आ जाएगा यूआईटी। लेकिन इसमें दो ही ब्रांच अच्छी हैं, आईटी और कंप्यूटर, बस। इसमें है ही नहीं, सिविल नहीं है, मैकेनिकल नहीं है। ये शिमला में है, ये शिमला में कॉलेज है, और सबसे बेहतरीन 100% प्लेसमेंट है इसकी, 100% प्लेसमेंट है। जो आईटी कंप्यूटर के लिए देख रहे हैं और उसमें आउटसाइडर भर सकते हैं, यूआईआईटी, इसका नाम अब चेंज कर दिया गया है, यूआईटी कर दिया गया है। और में आता है सर ये? हाँ जी, शिमला में है, ये अपना लीड लेता है, अपना ही लीड लेता है। ये एचबीटीयू लीड के अंडर नहीं आता, ये अपना लीड लेता है। वैसे एचबीटीयू में है ईसी, अभी तो यूआईटी में भी ईसी शुरू हो गई है, जो मैंने ऊपर लिखा अभी। ट्रिपल एम यूटी का फीस कितना है बेटे? मेरे हिसाब से 70 से 80 हजार रुपये है, आप देख लेना। वैसे 70 से 80 हजार रुपये मेरे ध्यान नहीं है अभी बेटे। श्रेया और आदित्य अग्रवाल पूछ रहा पीयू लीड में यूआईटी, हाँ बेस्ट है भाई, मैं इसको अच्छी रैंकिंग देता हूँ अपने हिसाब से। लेकिन आप अगर दिल्ली नहीं छोड़ना चाहते, आप अगर दिल्ली में ही रहना चाहते हैं, तो फिर आप जीबी पंत में ले सकते हैं सर। हाँ सर, गवर्नमेंट जॉब रिस्पेक्ट सर, मैकेनिकल नहीं ऑटोमेशन नहीं, और मैकेनिकल नहीं तो सर मैकेनिकल ज्यादा प्रेफर करेंगे गवर्नमेंट जॉब में। क्या कह रहे हो सर? उसमें मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन है सर, उसकी वजह से कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना गवर्नमेंट जॉब में? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती, इक्विवेलेंट माना जाता है उसको। उसमें वैसे कई जो कई कंपनी जो कई पीएसयू हैं, वो लिख देती है अपनी एडवर्टाइजमेंट में कि हमें सिर्फ कोर मैकेनिकल चाहिए, तो वहाँ पे दिक्कत आ जाती है। लेकिन बहुत 90% चांसेस हैं कि मैकेनिकल ऑटोमेशन जो है वो मैकेनिकल के इक्विवेलेंट ही ट्रीट किया जाता है। सर जो जैसे भाई ऊपर एक बच्चा लिख रहा था कि सुबह मॉर्निंग में सेशन रख लेना सर अपना, इसके लिए नहीं भाई, मॉर्निंग में सेशन नहीं। और दूसरा, अब यार अभी भूल, थोड़ा रुक जाओ सेशन के लिए। अब मेन क्या करो यार, अपने सिलेबस को भी आगे दौड़ाना है। अगर हर रोज का 1-1, 1.5 घंटा ऐसे चलता गया तो दिक्कत होगी सबको, है ना। तो ऐसे अपने को नहीं करना। जेई लीड की फीस अबे बता दो, जादव यूनिवर्सिटी की फीस बहुत नेग्लिजिबल है, बहुत नेग्लिजिबल है, ठीक है। जेई लीड के बाकी कॉलेजेस में आप अप्लाई नहीं कर सकते, वेस्ट बंगाल का डोमिसाइल चाहिए उसके लिए। उत्तम कुमार क्या लिख रहा है, आउटसाइडर को कितनी रैंक यूआईटी में ईसी के लिए? अरे अभी 1-2 साल शुरू हुए हैं, आप वहाँ पेपर दे दो, बड़े आराम से एडमिशन हो जाएगा, इतना सोचने वाली बात नहीं उत्तम कुमार। उसके बाद लाइव अनुभव लिख रहा है, सर जैसे मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल वाले जेई एग्जाम दे सकते हैं, एसएससी वाले हाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं? अरे इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच धब्बा है भाई, कहीं नहीं अप्लाई कर सकते, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स में यही है, दिल्ली मेट्रो का जेई हो गया, एमटीएनएल का टीटीए हो गया, बीएसएनएल का टीटीए हो गया। आप टेलीकॉम वो कुछ ऑफिसर वाला वो कर सकते हैं। बीएसएनएल में आप अप्लाई कर सकते हो, एमटीएनएल में अप्लाई कर सकते हो, डीआरडीओ में, इसरो में, इसी वाले बंदे वहां जा सकते हैं अगर एसएससी में आपकी पोस्ट नहीं निकलती। उसके बाद ऋतिक त्याल लिखता है ओके सर ठीक है। आदित्य अग्रवाल लिख रहा है यूकेसी का भी बता दो भाई। यूकेसी में 3 ही कॉलेज हैं, एक तो है कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पंतनगर, लिख ले भाई, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पंतनगर, कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी है शायद, कोट के नाम से है। एक सेकंड, मैंने एप्पल मुंह में पा लेता हूँ और ये मेरा हाथ खाली हुआ। कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी पंतनगर, एक जीबी पंत वहां पे भी है, वो भी अच्छा है, कोडी गढ़वाल में। जीबी पंत पड़वा, ये पहला नंबर पे, ये दूसरा नंबर पे, ये उत्तराखंड में है। क्योंकि इसमें मैंने उसको लिस्ट में क्यों नहीं लिया, क्योंकि इसमें उत्तराखंड का डोमिसाइल रिक्वायर्ड है ना। नहीं तो मैं इस कॉलेज को टॉप 10 वाली लिस्ट में रख सकता हूँ, इसमें प्लेसमेंट बहुत अच्छी जाती है, नो डाउट। इसकी अलुमनाई बैक बहुत स्ट्रॉन्ग है। जीबी पंत की कंपैरेटिवली कम है, क्योंकि जीबी पंत अगर मैं उत्तराखंड का और जीबी पंत मैं दिल्ली का करूँ तो दिल्ली का फार बेटर है। दिल्ली का जीबी पंत सबसे आगे है भाई। जीबी पंत कई जगह और भी है, लेकिन दिल्ली का जीबी पंत सबसे आगे है। वो एक बच्चा लिख रहा है 8,000 है, 3 ईयर। हाँ भाई बिल्कुल ठीक कह रहा है भाई भव्या रोहिला, उसकी फीस नेग्लिजिबल है भाई। आउटसाइडर जेई लीड के लिए रैंक भैया टॉप 10 में चाहिए भैया, 1 से 10 के बीच में। श्याम प्रसाद जीबीपीआईटी में इलेक्ट्रिकल है,
ये दिल्ली का कह रहा क्या है इलेक्ट्रिकल? शायद देखना पड़ेगा यार, श्याम प्रसाद देखना पड़ेगा भाई। जादवपुर यूनिवर्सिटी में अदर स्टेट के लिए 10% सीट है। हाँ 10% नहीं है अदर स्टेट के लिए, टोटल 10% सीट है, उनमें से कुछ परसेंट सीट आउटसाइडर के लिए। सर जादवपुर के लिए रैंक कितनी चाहिए सर आउटसाइडर? अभी तो लिखा है यार नीचे 1 से 10 के बीच में। सर कितने नंबर का पेपर होता है उसका और क्या क्या आता है उसमें? उसका 400 नंबर का पेपर होता है, जेई लीड का 400 नंबर का पेपर होता है, और 400 नंबर में मैथ आता है, मैकेनिक्स आती है, सोम आती है, कंप्यूटर आता है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल आता है, बेसिक इलेक्ट्रिकल वाला पार्ट। एक चीज़ इसमें और आती है जो हम नहीं पढ़ा रहे, वो आएगी, उसको बोलते हैं इन्वायरमेंट। लेकिन उसके मैं नोट्स ऐसे दे दूंगा बिल्कुल अप टू द पॉइंट, उससे बाहर कुछ नहीं, उसके बराबर क्वेश्चन दे दूंगा। जेई लीड के लिए मैं आपको मैथ का लेवल का अलग ही पूरा असाइनमेंट, आपके पास अभी जो बुक्स आई हैं उनमें मैथ के असाइनमेंट नहीं है, उनमें जैसे आपके मैथ के टॉपिक होंगे तो मैं जेई लेवल के मैथ के, जेई लीड के मैथ के और आईपी के, मतलब अदर लीड को अलग रखूंगा और जेई लीड के मैथ का लेवल अलग रखूंगा, है ना। इसके कुछ टॉपिक क्या है, कम है जेई लीड में, जो मैथ के टॉपिक हैं वो कम है। मैं आगे आने वाले टाइम में, मैं जो तुम्हें मैथ पढ़ाने वाला बंदा है उसको तो मैंने बता दिया, मैं तुम्हें भी बता रहा हूँ कि वो उनके हिसाब से मैं तुम्हें अभी जल्दी तुम्हारी ऐप पे अपलोड हो जाएंगे कि ये जेई लीड की मैथ के प्रैक्टिस क्वेश्चन है उसमें, ठीक है। ऐसे ही मैकेनिक्स या सोम है, कंप्यूटर है, इलेक्ट्रिकल है, ये सब रहेगा। उसमें एक छठा सब्जेक्ट आता है इन्वायरमेंट। ये जेई लीड में 400 नंबर का आता है, 100 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अगर आप इसमें से 70 क्वेश्चन, 60 से 70 क्वेश्चन के बीच में कर दोगे तो बड़े आराम से आपकी 1 से 10 के रैंक के बीच में आ जाएगी, और 60 से 70 क्वेश्चन बड़े आराम से कर सकते हो। कंप्यूटर जितना मैं पढ़ा रहा हूँ सारा वहीं से आना है, ठीक है। मैकेनिक जितने आकाश सर पढ़ा रहे हैं, सोम भी पढ़ाएंगे आकाश सर, ठीक है। मैथ अभी आप पढ़ोगे तो यही चीज़ें चलेंगी। इलेक्ट्रिकल आपने पढ़ना शुरू कर दिया है, वही बेस है। इलेक्ट्रिकल का मैं आपको जेई लीड के क्वेश्चन भी दूंगा, आगे आगे पेपर भी होंगे तो पता लगता रहेगा। जेई लीड का पेपर बहुत हार्ड है क्या? हार्ड होता है, हाँ थोड़ा सा कंपैरेटिवली दूसरे लीड के कंपैरिजन में थोड़ा सा हार्ड होता है, नो डाउट। बेसिक में ज़्यादा घुस जाते हैं वो, नो डाउट। पेपर लैंग्वेज इंग्लिश ही रहती है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, फिर आज के लिए इतना रखते हैं, 4 बजे। सर सर अलग अलग स्टेट है तो वहां जा जाके पेपर देने पड़ते हैं या कहीं दिल्ली में पेपर होता है? नहीं, सेंटर कई जगह दिल्ली में होते हैं, सेंटर दिल्ली में होती है। अच्छा सर। अरे सोम का तो टेंशन आ रहा, सोम की तो पूरी बुक देंगे। अभी मैं कहता रहा हूँ जेई लीड के लिए आप तो टेंशन क्यों ले रहे हैं यार? तो जीसीसी में जुड़े भाई, तो किसी रेड़े गहरे इसमें नहीं जुड़ा। मैं जीसीसी खून पसीने से बना भाई, सब मिलेगा, टेंशन ना ले, ठीक है। उसकी नोट्स दूंगा मैं, डोंट वरी। लेकिन वो सॉफ्ट कॉपी में आएंगे, हार्ड कॉपी में नहीं आ पाएंगे, सॉफ्ट कॉपी में आएंगे, डोंट वरी। श्याम प्रसाद सर हाँ हाँ बोलो बोलो। सर यूपीटीओ में रीजनिंग से क्वेश्चन तो नहीं आते ना? यूपी में क्या बोल यूपीटीओ में रीजनिंग तो नहीं आता? रीजनिंग नहीं आती यूपीटीओ में, रीजनिंग नहीं आती, क्वांट आ जाती है। अभी सर अभी जैसे ही रीजनिंग खत्म करेंगे तो क्वांट पे चलेंगे, क्वांट के कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं तो वहाँ पे आपको हेल्प मिलेगी। लेकिन बेटे अगर आप कोई भी इंजीनियर बन रहे हो और आप अपनी रीजनिंग को इम्प्रूव कर लेते हो तो बेटे बहुत सारे ऐसे एग्जाम आते हैं जिसमें रीजनिंग आता है, तो आपको डेफिनेटली उसमें फ़ायदा मिलेगा, है ना। जब हमारे पास चल रहा है, हम ओल्ड लीड के लिए पढ़ रहे हैं तो रीजनिंग, वाई नॉट रीजनिंग, है ना। और उसमें आईपी का पेपर भी दे दें तो क्या दिक्कत है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है बेटे। सर मेरा एक डाउट था सर। सर मैं ये पूछना चाह रहा था सर, जैसे मैं हरियाणा लीट और जेई लीट की तैयारी कर रहा हूँ तो सर इन दोनों में रीजनिंग नहीं आती, तो सर मैं रीजनिंग को प्रेफरेंस देके चलूं या ना चलूं सर? वो तेरी मर्जी है, प्रेफरेंस कुछ नहीं होते। पढ़ रहा है अभी, तेरी क्लास ले रहा है। नहीं सर, वैसे बहुत मजा आता है सर रीजनिंग में, लेकिन सर मैं उसका क्वेश्चन नहीं सोल्व करता सर ज्यादा, जैसे बाकियों के करता हूँ वैसे। यार मतलब बैकएंड बनाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और दूसरा बेटे, जब तू जेई लीड में चला गया, जादवपुर चला गया, वहां पे जब कंपनी आएंगी ना प्लेसमेंट के लिए, वहां पे आपको ऐसे ही रीजनिंग बेस्ड, क्वांट बेस्ड क्वेश्चन दिए जाएंगे, तो आपके पास मौका है अपनी उन चीज़ों को, कमज़ोर चीज़ों को मजबूत करने का। तो वो टाइम रहते करनी चाहिए मेरे हिसाब से। मतलब वो तेरा लास्ट, वो तू देख ले, अगर तू डेडिकेशन से जेई लीड को देख रहा है तो तेरे को नहीं करना चाहिए, लेकिन अभी तेरे पास टाइम है थोड़ा सा, तो कर ले, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जी सर। चलो फिर, ओके दोस्तों, बाय बाय, आज के लिए इतना काफी। और थैंक यू सर। सिलेबस भेज देना,
सर सिलेबस भेज देना। ओके ओके भाई, ओके। ओके थैंक यू सर।